हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हमारी पीटी 365 की सीरीज चल रही है। उसमें आज हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो इन्वायरमेंट में हमारा सबसे पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी को लेकर। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और उससे जुड़े जितने भी एस्पेक्ट होंगे उन सारे को देखेंगे। तो आपको पता है कि पीटी 365 की जो सबसे मेन बुकलेट होती है उसमें एक इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जितना बेसिक ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा क्या है, जो बेसिक के साथ जो क्वेश्चन आते हैं वो पीवाईक्यू अगर हम देखें तो वो करंट की थीम पे पूछे जाते हैं। मतलब बेसिक तो आएगा पर बेसिक करंट से जोड़ के आएगा। तो हम सारी बेसिक के साथ साथ करंट को करेंगे कंप्लीट। तो पहला जो टॉपिक है वो है संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची। अब लाल सूची के बारे में, रेड लिस्ट के बारे में हमें पता है कि रेड लिस्ट एक संस्था निकालती है, उसका IUCN नाम है। अब यहाँ से अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं IUCN क्या है। तो IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या हो, संरक्षण के लिए। ये संस्था करता क्या है IUCN, ये संस्था जो पर्यावरण है उसका संरक्षण प्लस वन्य जीवों का संरक्षण और संसाधनों का संरक्षण, ये काम ये करता है। तो प्रकृति का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब करता है ये। और अब जब ये संरक्षण करेगा तो ये बुकलेट भी तो करेगा कि कहाँ संरक्षण सही चल रहा है कहाँ नहीं। तो उसके आधार पर ये देखते हैं कि अच्छा ये पौधा सही चल रहा है, अभी ये जीव संकट में, तो उसी आधार पर ये 9 श्रेणियों में क्या करते हैं, एक लिस्ट निकालते हैं जिसका नाम क्या दे देते हैं हम, रेड लिस्ट। तो रेड लिस्ट हो गया। और ये रेड लिस्ट है तो रेड मतलब खतरे का निशान है। तो इसका अर्थ होता है जो लुप्त प्राय जनजाति, जो लुप्त प्राय क्या होती हैं, जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं उन्हें इसमें संरक्षण में स्थान दिया जाता है। तो हमने ये देखा। अब एक दूसरा प्रश्न आता है, चलो IUCN को जान लेते हैं। तो IUCN के बारे में अगर देखें तो 1948 में ये बना था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था 45 में, उसके बाद चाहे प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानव संसाधन, सब पे खतरा आ चुका था। तो उन्हें सबको कंजर्व करने की ज़रूरत थी। तो उसी क्रम में क्या किया गया, 1948 में एक संस्था बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई, ये फ्रांस के फोंटेनब्लू में। तो नाम क्या है इसका, फ्रांस के फोंटेनब्लू। तो फाउंटेन होता है, फाउंटेन होता है, उससे याद कर लेना, फाउंटेन पेन या फाउंटेन ब्लू। तो फाउंटेन पेन है, ब्लू ऐसे याद कर लो, तो फाउंटेन ब्लू याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्थान पे स्टार्ट किया गया था। तो हमने स्थापना देखी। पर जहाँ स्थापना हुई है फाउंटेन ब्लू में, क्या इसका मुख्यालय वहीं है IUCN का? नहीं, मुख्यालय इसका है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। तो ग्लैंड जो स्विट्ज़रलैंड जगह है वहाँ इसका मुख्यालय। तो हमने दोनों चीज़ें देखी। अब इसके सदस्य, तो सभी देश लगभग इसके सदस्य ही हैं। तो उद्देश्य क्या है, जो हमने देखा, प्रकृति का संरक्षण। अब देखें कि जो करंट में टॉपिक है, बेसिक हमने देख लिया। अब करंट का जो टॉपिक है वो लाल सूची में श्रेणियों के बारे में। तो जब हम लाल सूची की श्रेणियों की जो प्रजातियां देखेंगे इस बार करंट में, उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या। तो लाल सूची में ऐसे 1 2 3 ऐसे करके कितनी श्रेणियां पूरी दी गई हैं, 9 श्रेणियां मिलेंगी आपको। उनमें से 9 में से शुरू की 3 और लास्ट वाली में इन्हें देखना नहीं है। मतलब देखने का मतलब ये आसान होता है। बीच में जो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इन पर सबसे ज़्यादा जोर होता है, क्योंकि जो बुक की थीम है वो यही होती है इसकी। तो जैसे कि नॉन एवेलुएटेड, जिन्हें एवेलुएट नहीं किया गया तो उन्हें तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ऐसे ही डाटा डिफिशिएंट, डाटा नहीं है किसी जीव के बारे में तो वो लिस्ट आएगी नहीं, तो इसमें भी नहीं पढ़ना हमें। उसके बाद है लीस्ट कंसर्न। अब लीस्ट कंसर्न वो प्रजातियां होती हैं जिन्हें कोई खतरा नहीं है, वे लीस्ट हैं बिल्कुल। तो लीस्ट कंसर्न, विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं। तो हम पढ़ते तो वो है ना जो विलुप्त होने की संभावना हो, जिनमें खतरा हो। अब जो चीज़ आम है तो आम चीज़ को तो वैसे ही नहीं गौर किया जाएगा, तो लीस्ट कंसर्न भी नहीं पढ़ते। तो ये 3 में हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रहता। अब यहाँ से आते हैं नियर थ्रेटन। सबसे पहला जहाँ हमें पढ़ना है नियर थ्रेटन, मतलब संभावना है खत्म होने की, संभावना आ गई, नियर है, नियर समय। उसके बाद आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल में क्या आता है, खतरा है, हाई रिस्क है। तो वल्नरेबल में क्या आ जाएगा, हाई रिस्क है। नियर थ्रेटन में क्या है, संभावना है नियर थ्रेटन, पर यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद एक आ जाता है टर्म इंडेंजर्ड। अब ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इंडेंजर्ड और खतरा, हाई रिस्क। मतलब वल्नरेबल में अगर मान लो रिस्क था तो यहाँ पे हाई रिस्क हो गया। मतलब यहाँ पे एक तरीके से पहली स्टेज थी तो यहाँ पे हम मान लें तीसरी स्टेज चल रही, तो इंडेंजर्ड है, मतलब हाई रिस्क हो गया मेरा। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब बिल्कुल लास्ट सिचुएशन है, जैसे होता है ना कि बिल्कुल मरने की कगार वाली होते हैं। तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क मतलब यहाँ से आगे कुछ है ही नहीं, यहाँ से सीधी चीज़ें होंगी क्या, एक्सटेंट मतलब विलुप्ति हो जाएंगी। तो ये देखा। तो हमने क्या देखा, शुरुआत के 3 हमें इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, पर हमें जानना है कि श्रेणियाँ कितनी होती हैं। तो 9 श्रेणियाँ, ये याद रखना है, पूछ ले पेपर में। उसके बाद हमने देखा शुरुआत का 3 इंपॉर्टेंट नहीं है,
लास्ट का दो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? लास्ट में इसमें देखते हैं जैसे एक्सटेंट है, एक्सटेंट का मतलब जो विलुप्त हो चुकी। अब विलुप्त हो चुकी हैं तो हमें उसका कोई डाटा ही नहीं है, जो विलुप्त हो चुकी हैं बस उनके नाम होते हैं हो चुका। अगला इसके बाद है एक्सटेंट इन वाइल्ड लाइफ। तो क्या होता है इसका असर, प्रजाति अब अपने प्राकृतिक आवास में नहीं है, बस कैसे कृत्रिम, जैसे ऐसा समझते हैं जैसे मान लो एक चिड़िया थी, कोई एक चिड़िया थी, वो चिड़िया कहीं जंगल में मिलती थी, मानते हैं नीलगिरी में मिलती थी, तो भारत के नीलगिरी वाले एरिया में मिलती थी। अब हुआ क्या, वो चिड़िया विलुप्त हो चुकी, यहाँ खत्म हो गई, पर क्या हुआ, संरक्षण करने वालों ने उसकी कुछ प्रजातियां, मतलब कुछ उसके पहले से ही संरक्षित करके रख लिए थे, मतलब कैप्टिव अवस्था में, कृत्रिम परिवेश में, मतलब एक अलग से, जैसे क्या है, अलग से उस चिड़ियाघर को चिड़ियाघर में रख दिया। अब चिड़ियाघर तो कृत्रिम होता है ना, तो वहाँ पे उसे संरक्षित कर देंगे, जो अपनी प्राकृतिक जंगल में मिलती थी वो नहीं मिलती। तो एक्सटेंट इन वाइल्ड लाइफ, तो अब जो चीज़ें वाइल्ड लाइफ में एक्सटेंट हो गई उनकी भी ज़्यादा चर्चा नहीं होती। चर्चा जो केवल पेपर में आते हैं और आज अभी तक जो PYQ में क्वेश्चन आते हैं वो केवल इन 3 लिस्ट से आते हैं, वो होता है वल्नरेबल, इंडेंजर और क्रिटिकली इंडेंजर। बस हमें इनमें समझना है, रिस्क है इसमें वल्नरेबल में, हाई रिस्क है इंडेंजर्ड में, और फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बिल्कुल हाई रिस्क। तो ऐसे समझ लो कैंसर की पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, ऐसा चलेगा, तो तीसरी लास्ट होती है, तो ये हमने जाना। अब हम उन प्रजातियों के बारे में देखते हैं जो प्रजातियों में या तो सुधार हुआ या गिरावट हुआ, तो हम दोनों ही को पढ़ते हैं, या तो सुधार कर लें या फिर गिरावट कर लें, तो ये हमने देखा। तो जैसे कि अगर हम एक देखें, ला गोमेरा विशाल छिपकली होगी, तो इनके नाम थोड़े होंगे कठिन से, क्यों? क्योंकि एक तो ये वैज्ञानिक नाम से हम जानते हैं ना, दूसरा ये विदेशों के होते हैं तो नाम थोड़े कठिन से होंगे। जैसे कि ला गोमेरा एक विशाल छिपकली है, तो छिपकली है तो उसमें क्या है, तो नॉर्मली है, पर एक विशाल छिपकली है ला गोमेरा। अब ये हुआ क्या है, अपडेटेड क्या है, पहले ये क्रिटिकली में थी, मतलब ये बिल्कुल, अब समझ में आ रहा होगा, एक्सट्रीमली था, थर्ड स्टेज पे पहुंच चुकी थी, थर्ड से अब इंडेंजर्ड पे आ गई है, थर्ड से सीधा ये किस पे आ गई है, इंडेंजर्ड पर, मतलब रिस्क कम हो गया है वो पहले वाले से, पर हाई रिस्क में है तब भी। तो ला गोमेरा एक विशाल छिपकली है, वो कहाँ पे आ गई है, इंडेंजर्ड में। पाई कहाँ जाती है, ये कैनरी द्वीप समूह है। अब ये मैप देखेंगे कैनरी द्वीप समूह का, तो ये है अगर अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका, तो इस वाले एरिया में अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने तो पता होगा यहाँ एक ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम क्या है, कैनरी जलधारा। तो हर एक चीज़ का नाम किसी बेस पे ही रखा जाता है, तो यहाँ एक आइलैंड पड़ता है कैनरी आइलैंड, तो ये भी याद रखना है ज्योग्राफी के लिए। दूसरा, ये तो वेस्टर्न सहारा मोरक्को के पास है, पर इस पर जो अधिकार है वो किसका अधिकार है, वो औपनिवेशिक काल से स्पेन का अधिकार है। तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई यहाँ से। तो कैनरी देखा हो, ये मेन क्या याद रखना, ला गोमेरा विशाल एक छिपकली है, तो छिपकली विशाल है, वहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, तो ये देखा हमने। दूसरा है कैपिया पोआ कैक्टी, तो कैपिया पोआ एक कैक्टी प्रजाति है, ये क्या था, पादप है, वही लिख ला कैक्टी, मतलब कैक्टस टाइप का। तो पादप की विलुप्त होने से क्रिटिकल में आ गया, इसमें भी अच्छी चीज़ है। तो 82% जो पादप हैं वो विलुप्त होने के खतरा है, क्रिटिकली में डाल दिया, मतलब ये लास्ट वाले में है, तो लास्ट वाले में। अब जो कैक्टस है, जो सजावटी वाला कैक्टस, तो कैपिया पोआ कैक्टी, ये कहाँ पे है, चिली के आटाकामा में है। तो चिली का आटाकामा दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यहाँ एरिका सिटी है जो सबसे शुष्क स्थान है। तो अब सोचो कैक्टी मतलब कैक्टस वाले पौधे वहाँ होंगे जहाँ आटा कम होगा, ऐसे याद कर लो, आटा कम। तो यहाँ पे सूखा है, सूखा आटा होता है, तो ऐसे ही आटाकामा है मरुस्थल, यहाँ पे कैक्टी मतलब कैक्टस वाले पौधे उगे होंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये विलुप्ति की क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर। अब सोचो दुनिया की सबसे शुष्क जगह पे क्रिटिकली इंसान ही तो जाएगा कोई, तो क्रिटिकली इंडेंजर। तो हमें क्या पता चला, पहले एक छिपकली याद रखी, वो है ला गोमेरा, तो ला गोमेरा करके कहाँ पाई जाती, कैनरी। दूसरा है कैपियोला कैक्टी। अब इनमें से इंपॉर्टेंट रहता है कोई सी एक प्रजाति या दो प्रजाति मैच के लिए दे देंगे, या फिर इन जगहों के नाम पूछ लेंगे। तीसरा है फिर एक और छिपकली है ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन छिपकली है, ये भी यहीं पे है। तो कैनरी आइलैंड हमें छिपकली आइलैंड कह देना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि दो छिपकलियाँ मिली, एक लागोमेरा है और एक ग्रैंड कैनियन है विशाल छिपकली। ये क्रिटिकली में ये भी है, ये भी क्रिटिकली में, ये भी क्रिटिकली में, पर ये क्रिटिकली से अब इंडेंजर्ड में आ गई, और ये क्रिटिकली से अभी किस में चल रही है, मतलब क्रिटिकली में ही है, अब आ गई। तो ये वाला दोनों देखा, ये कैनरी वाले में है और ये हमने देख लिया। तो 3 प्रजातियों की हमने बात करी। आइलैंड देखा हमने कैनरी आइलैंड, ये कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हम बात किसकी कर रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास कैनरी आइलैंड का। उसके बाद एक और जगह फेमस है जो है, मतलब 2-3 प्रजातियां और हैं, जैसे एक है ग्रैंड कैनियन स्कीक। तो ग्रैंड कैनियन जो स्कीक है, ये पहले क्रिटिकली लीस्ट कंसर्न में था, ये भी इंडेंजर्ड में आ गया। ये भी कहाँ पे पाया जाता है, कैनरी द्वीप समूह पे पाया जाता है, तो ये हमने देखा इसके बारे में। उसके बाद है अगला इबीजा बॉल छिपकली। इबीजा बॉल छिपकली ये भी स्पेन के ही है, पर स्पेन के ही एक आइलैंड है फार्मेंटेरा,
तो फार्मेंटेरा और इबीजा आइलैंड है, तो इनमें ये पाया जाता है। तो अब इनके बारे में देखें तो ये है फार्मेंटा आइलैंड, तो ये है स्पेन, और स्पेन का ही इधर कैनरी आइलैंड था, और ये है फार्मेंटा आइलैंड। तो फार्मेंटा आइलैंड है, यहाँ पे भी छिपकली है स्पेन की, तो ये भी हमने देखा। तो इबीजा वॉल छिपकली है जो फॉर्मेंटेरा द्वीप पे पाई जाती है, ये भी किसमें है, इंडेंजर्ड में डाल दी है। तो ये सारी इंडेंजर्ड में दिख रही है हमें। उसके बाद तो ग्रैंड कैनियन स्कीक देखा हमने, पहले लिस्ट में था, ये है। उसके बाद है बोर्नियन हाथी। तो बोर्निया का हाथी सबसे छोटा हाथी होता है, तो पेड़ के अगर आकार को समझें तो ये छोटा सा दिख रहा है ना, मतलब हाथी तो काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये दुनिया के सबसे छोटे हाथियों में से एक है। तो दुनिया के सबसे छोटा हाथी है कौन सा, ये भी इंडेंजर्ड में आता। अब मेन बात आ गई बोर्निया कहाँ है, तो बोर्निया आइलैंड तो हम देखते हैं कहाँ है, इंडोनेशिया के ऊपर है। तो इंडोनेशिया जहाँ मिलता है वहीं इंडोनेशिया का एक आइलैंड है बोर्नियन वाला, तो उसमें हमने देखा सबसे छोटा है। तो बोर्नियो आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड, और ये यहाँ पे पाया जाता है। तो बोर्नियो वाला आइलैंड देख लिया, ये भी इंडेंजर्ड में। तो हमने 3 छिपकली देखी, एक स्कीक देख लिया और एक बोर्निया हाथी देख लिया, तो ये हमें पता चला। और लोकेशन एक बार याद रखनी है। और एक जो स्पेशल इसमें चीज़ है वो पौधा है, क्योंकि ये अलग है पौधा, क्योंकि एक ही पौधा है। तो इसमें याद रखना है जो कैक्टी करके, कैपियोपोवा कैक्टी है, ये चिली वाले एरिया में है। और चिली हमें पता ही है, चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका जब पढ़ते हैं तो दक्षिण अमेरिका का ये वाला एरिया, ये कौन सा है, चिली है। ये ब्राज़ील है तो इधर चिली की तरफ है। तो ये देखा हमने। उसके बाद अगला तो हमने IUCN पढ़ा, तो हमें बेसिक के साथ इसमें याद रखना, क्योंकि जो इकोनॉमी इसमें क्या होगा, PT 365 में जो शुरुआत के 1-2 चैप्टर होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड वाले, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा डाटा होगा और सबसे मेन टॉपिक रखे जाते हैं। तो ये हमने देखा। उसके बाद अगला है आर्टिकल SFTLC। SFTLC क्या है, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप। नाम क्या है, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ इसमें, तो ये क्या हुआ, STFL एक जो कि मेजबानी है, मतलब टाइगर के जहाँ टाइगर पाए जाते हैं या उनकी सुरक्षा वगैरह के लिए क्या होता है, एक लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस हुई है, मतलब एक सम्मेलन किया गया है। तो इसकी मेजबानी किसने करी है, भूटान सरकार ने करी है। तो पहला हमें क्या पता चला, भूटान सरकार ने एक टाइगर के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी मेजबानी किसने करी है, भूटान सरकार ने। तो इतना ही याद रखेंगे तब भी चल जाएगा। अब देखो हर चीज़ में वर्तमान में इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो एक शब्द लगा ही होगा, सस्टेनेबल, सतत। और सतत फाइनेंस, मतलब फाइनेंस मिलता रहे, क्यों, टाइगर के लिए। तो जो इसकी मेजबानी की है किसने करी है, भूटान सरकार ने। अब इसका समर्थन किया है टाइगर जो बाघ संरक्षण गठबंधन है, तो इसने किया है। अब मेन जो है इसमें 1-2 नाम आएंगे, क्योंकि हमें पहला क्वेश्चन पता चला कि भूटान में हुआ है, क्या हुआ है, टाइगर के संरक्षण के लिए एक सतत वित्त की, अब मतलब एक सम्मेलन हुआ है। उसके बाद देखें तो ये सब जो रणनीतियाँ की जा रही हैं और वैश्विक बढ़ावा दिया जा रहा है टाइगर और उनके एरिया को लेकर, बाघ के, तो जैसा, और ये किसके स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे एक आएगा कि एक पारो स्टेटमेंट क्या है, तो कौन सा है, पारो स्टेटमेंट। तो पारो वाला स्टेटमेंट है, इसका नाम क्या होता है, तो ये देवदास वाला पारो नहीं है, इसका नाम क्या है, प्रायोरिटाइज एंड एलोकेशन, प्रायोरिटाइज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स फॉर ऑपरेशन स्टेटमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ये पूरी थीम नहीं आएगी कि पारो स्टेटमेंट की फुल फॉर्म बताओ, ये केवल बताने के लिए था कि प्रायोरिटाइज एंड एलोकेशन, एलोकेशन की तो बात कर रहे हैं रुपए देने से। अब मेन है क्या ये पारो स्टेटमेंट, तो जो पारो स्टेटमेंट है ये पर्यावरण योजना और संरक्षण से जुड़ा एक दस्तावेज है। इसमें क्या होता है, जैसे जो संसाधन होते हैं, पर्यावरण के जो संसाधन है उनका सही से प्रबंधन हो सके, तो क्या हो सके, पर्यावरण की चीज़ों का सही से प्रबंधन हो सके, मतलब मैनेजमेंट करना। तो टाइगर के लिए यहाँ पे जब रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, संसाधन करेंगे, तो उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। तो यही चीज़ मैनेजमेंट हम पारो स्टेटमेंट से लेंगे। तो ये है इसमें, तो इसमें क्या पारो स्टेटमेंट में आ सकता है कि सतत उपयोग को बढ़ावा देगा, बिल्कुल है, सतत उपयोग के, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है, बिल्कुल सही बात है, विकास और संरक्षण को योगदान देता है, ये भी सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में देखा हमने। अगला है इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है 2034 तक जो टाइगर संरक्षण के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जुटाना। क्योंकि नाम क्या था इसमें, देखो फाइनेंस, तो जो टाइगर संरक्षण करोगे तो भाई रुपए की ज़रूरत होगी ना, तो सब देश रुपए दें इकट्ठा करके। तो 2034 तक, 34 का मतलब अगले 10 साल के लिए है ना, तो इस वजह से 2034 तक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि जुटाना है। तो हमने 3-4 चीज़ें इसमें पढ़ी, भूटान में हुआ है, पारो स्टेटमेंट क्या है, और इसके बाद है सस्टेनेबल फाइनेंस क्या है, और इसमें
इसमें रुपए कितना और कब तक इकट्ठा करना है ये सब देगा। अब सोचो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो रहा है तो वो कई सारे संगठन उसमें सहयोग करेंगे ना, जैसे IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण, UNDP है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, WWF है, ये कौन सा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में आ चुकी है एक बार, तो कि वर्ल्ड वाइड फंड है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, तो फॉर नेचर भी है, तो ये है इसमें। उसके बाद है इसमें, अब इसमें संरक्षण दिया जाएगा, रुपए तो इकट्ठा कर लिए इन लोगों ने मान लो, फिर पहले कौन सी चलेंगी, तो कौन सी पहले भी चल रही है, टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड, तो इस फंड को UNDP द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो एक फंड किसने बना दिया, UNDP ने, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो इसने क्या किया, एक टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड बनाया। दूसरा एक टाइगर बॉन्ड भी है, तो बॉन्ड तो हम जानते हैं ऐसे इकोनॉमी से कि बॉन्ड क्या होते हैं, मान लो सरकार ने क्या किया, बॉन्ड जारी किया, सरकार ने बॉन्ड जारी किया और वही बॉन्ड क्या हो गया, किसी ने खरीदा और सरकार को उसने रुपए दे दिया। अब सरकार क्या करेगी, उस रुपए से मान लो जिस लिए बॉन्ड निकाला होगा उसका काम करेगी। तो जैसे मान लो टाइगर बॉन्ड है, अब मान लो सरकार ने कल को टाइगर का बॉन्ड निकाला, हमने टाइगर के बॉन्ड खरीदे, सरकार को रुपए दिया, सरकार उससे क्या कर देगी, जो टाइगर की योजनाएं चल रही हैं, टाइगर, चीता, कोई भी जानवर हो सकता है, तो उसमें निवेश कर दिया जाएगा। तो इसीलिए एक टाइगर बॉन्ड है, ये विश्व बैंक ने प्रस्तावित किया, किसने, एशियन, विश्व बैंक नहीं, एशियन विकास बैंक, जो ADB कहलाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो हमने देखा टाइगर लैंडस्केप एक फंड है, वो बनाया है UNDP ने, जबकि टाइगर बॉन्ड है ये बनाया है एशियन डेवलप बैंक ने। तो हमने सारी चीज़ें अब देख ली। अब टाइगर से जुड़ा देखते हैं, क्योंकि हमने पारो प्रोजेक्ट देख लिया, प्रोजेक्ट टाइगर वाला है, IUCN वगैरह ये देखा। अब उसके बाद एक टर्म आती है, वो है, टर्म का मतलब है भारतीय बाघ और रॉयल बंगाल टाइगर। अब ऐसे टाइगर तो भागते हैं ना बहुत तेज, टाइगर तो तेज ही भागते हैं। अब टाइगर भागेगा सोचो, और ये जंगल में जहाँ पेड़ बहुत सारे हैं, तो ये क्या रह पाएगा वहाँ पे, मतलब रहने का मतलब इन्हें मैदान टाइप का चाहिए ना, थोड़ा एरिया एकदम खुला हो, भागे, वरना पेड़ से टकरा के आदत चली जाए किसी की। तो अब इन्हें खुला सा मैदान चाहिए। पर भारत में एक अलग पाया जाता है, ये है बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। इसकी विशेषता क्या है कि ये रॉयल बंगाल टाइगर नॉर्मल जगह नहीं है, ये बंगाल में पाया, तो बंगाल में पानी, दलदल, ऐसी चीज़ें, ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर रहा है, तो इसकी विशेषता हुई कि नहीं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हमेशा 1972 के अनुसूची वन में कोई भी जीव जो हम इम्पोर्टेंट होता है, या हम जैसे पढ़ रहे हैं, चांस उसके होते हैं अनुसूची वन में ही होने के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो ये अनुसूची वन का मतलब जैसे जेड सिक्योरिटी मिली, सबसे तंगड़ी सिक्योरिटी, फिर होगा उससे दूसरा वाला जिसे कम होगा, तो ये सब है। तो पर्यावास देखें तो बाघ के प्राकृतिक आवास कहाँ है, पूरे भारत और उसके आसपास वाले एरिया में, तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इन पूरे एरिया में ये मिलेगा, साथ में इस वाली बेल्ट में भी मिल जाते हैं, तो ये पूरे एरिया में मिलते हैं। अब उसके बाद भारत में ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं अमूमन जहाँ ना मिलते हैं, इस वाले पूरे बेल्ट में मिलेंगे, इधर मिलेंगे, उत्तर में, सारी जगह पर मिलते हैं। जैसे देखो शिवालिक तक मिलते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश वाले एरिया, मध्य भारत, MP में तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, पूर्वोत्तर में, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है। बाघों की सबसे अधिक संख्या जनसंख्या देखा तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में वन ज़्यादा है ना, तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ज़्यादा, तो ये कहाँ है, फॉरेस्ट वाले एरिया में, तो खाने पीने की इन्हें जुगाड़ करेंगे, तो कहाँ होंगे, मध्य प्रदेश में। दूसरा क्या है, कर्नाटक और उत्तराखंड में ये इनका स्थान है, तो कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद कौन सा है, उत्तराखंड। तो देखो मध्य प्रदेश यहीं है, मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे कुछ चले जाएंगे, ऐसे याद कर लो, तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, कर्नाटक तक चले जाएंगे। अब इनमें जो शिवालिक वाले, चूंकि स्पेशल हम पढ़ रहे हैं शिवालिक, तो शिवालिक तो मतलब उत्तराखंड वाला एरिया हो गया ना, और उत्तराखंड है तो उत्तर प्रदेश होगा ही होगा, तो उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो भारत की ये फ्लैगशिप प्रजाति है। अब कुछ दिन पहले करंट में हमने ये डिस्कस किया था, एक फ्लैगशिप प्रजाति, तो फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है, एक प्रजाति। अब असल में सोचो इसे कि नाम क्या है, भारतीय टाइगर, और प्रोजेक्ट चल रहा है टाइगर प्रोजेक्ट। अब टाइगर प्रोजेक्ट तो चल रहा है टाइगर को संरक्षित करने के लिए, क्या वहाँ के और जीव संरक्षित नहीं होंगे, जब एक को संरक्षित कर रहे हो तो वहाँ होने वाली और प्रजातियाँ भी तो संरक्षित होंगी, ऐसे समझते हैं। मान लो टाइगर का कोई शिकार नहीं करेगा, ठीक है, पर वहाँ हिरण का भी तो शिकार कोई नहीं, मतलब कोई अवैध रूप से नहीं जाएगा, वो तो पर्यावरण है कि टाइगर हिरण को खाएगा या और किसी। अब सोचो कोई वहाँ पे कोई कछुआ पाया जाता है उस एरिया में, या कोई बंदर बिल्ली पाई जाती है, अब उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। तो असल में फ्लैगशिप नाम तो किसका, इस टाइगर का है, पर असल में प्रजाति मतलब संरक्षण तो पूरे जंगल का हो रहा है ना, तो ऐसी प्रजातियों को ही कहा जाता है फ्लैगशिप प्रजाति। और अम्ब्रेला स्पीसीज है, अम्ब्रेला स्पीसीज में क्या है, नाम क्या होता है, इसमें भी वही चीज़ है, अम्ब्रेला स्पीसीज में टाइगर है, और प्रजाति जो है वो कई सारी प्रजाति इसमें शामिल हो जाती है। तो अम्ब्रेला और फ्लैगशिप को याद रखना, जो बड़ी टर्म होती है वो क्या होती है, फ्लैगशिप। अब अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब होता है जैसे कोई एक प्रोजेक्ट चला है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए चल रहा है, पर टाइगर के साथ साथ अन्य को भी लाभ हो जाएगा ना उससे, तो है असल
असल में एक ही, बस फ्लैगशिप का मतलब होता है थोड़ा बड़े स्तर पे हो जाएगा। तो ये अब बाघ जो होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, निशाचर होते हैं। तो बाघ कैसे होते हैं? निशाचर होते हैं। और अपने अब निशाचर कैसे होंगे? जैसे चीता होता है, चीता तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ता है, तो वो तो भाई दिन में भागेगा और दिन में ही पकड़ लेगा किसी शिकारी को। अब टाइगर जो है ये थोड़ा उनसे तो स्लो ही है, मतलब तेज भागते हैं पर इनसे तो स्लो ही है। दूसरा हम देख रहे हैं कि जंगलों में पाए जा रहे जो घने जंगल हैं, और भारत में तो दलदली क्षेत्र में तक ये पाए जाते हैं। तो अब ऐसे टाइगर क्या सेंध बन लगा के बैठना ही तो पड़ेगा, वरना दलदल में इसका पैर फंस जाएगा। तो ये कैसे एरिया में पाए जाएंगे? जहाँ पे क्या होगा, मतलब एरिया का मतलब निशाचर होंगे कि तक लगाए बैठे होंगे, और जैसे ही रात होगी कोई सो रहा होगा जीव उसे उठा ले जाएंगे। तो ये करेंगे। और इनकी सब बड़े जीव जितने भी होंगे उनकी सीमा निर्धारित करने की होता ही है ये क्षमता। तो उसके बाद है ये वयस्क नर 1 से 7 मादा होती हैं, मतलब जहाँ एक एरिया में 1-2 नर होंगे वहाँ 5-7 मादाएं होती हैं। साथ ही यहाँ पे अगर देखें तो इनके ऊपर जो लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें इनके फिंगरप्रिंट है। जैसे हम आधार कार्ड बनवाते तो इनका आधार कार्ड अगर चेक होगा तो इन लाइनों से ही होगा। तो इनके मौजूद अलग अलग क्या है, धारियाँ होती हैं। और जैसे मनुष्य के फिंगरप्रिंट होते हैं उनका भी अलग अलग ये धारियाँ होती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा टाइग्रिस ये होगा। उसके बाद अगला देखें पर्यावरण। अब इन खतरा, तो पर्यावरण में कोई सी समस्या है, कोई जीव की समस्या है, केवल इतने ही खतरे होते हैं। क्या खतरे होते हैं? सबसे पहला पर्यावास का नष्ट होना, मतलब उनका जो पर्यावरण था, जगह थी, उसका नष्ट होना। दूसरा शिकारी प्रजातियों की कमी। अब सोचो ये टाइगर क्या खाएगा अगर जंगल में शिकार ही नहीं होंगे, घास तो खाएगा नहीं। तो शिकारी प्रजातियों की कमी हो जाती है। कभी कभी गैर कानूनी शिकार, अवैध शिकार या फिर मानव संघर्ष होता है। ऐसी वीडियो कभी कभी आई जाती है कि इंसान ने टाइगर को मारा, टाइगर ने इंसान को मार दी, मतलब ऐसे हिंसा मिलती रहती है ना। तो मनुष्य के आपस में संघर्ष होते हैं, इससे कई बार इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ें देखी हमने। अब संरक्षण, भारत में तो इनका संरक्षण काफ़ी चल ही रहा है पहले से। तो अगर इनका संरक्षण देखें तो 1900 जैसे हुआ क्या था, 1972 में क्या आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। अब संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। अब अधिनियम आते आते ही थोड़ी ना सबका योजना बन जाएगी। तो 73 में जाके क्या हुआ, सोचा गया किसे संरक्षित करें। तो अब संरक्षित ऐसे जीव को करेंगे ना जो जीव थोड़ा फेमस होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, क्योंकि टाइगर हमारा एक तरीके से राष्ट्र में भी प्रतीक के रूप में जाना जाता है, और वैसे भी जंगल का कहा जाएगा, क्योंकि लॉइन तो हर जगह पाया नहीं जाता जंगल का शेर, तो यही मेन स्पीसीज है। तो क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। केंद्र प्रायोजित योजना थी, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थी, मतलब राज्य भी रुपए देगा इसमें। और उसके बाद है यह अब टाइगर को इन सीटू संरक्षित करना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सीटू संरक्षित करना टाइगर को, एक्स सीटू संरक्षित करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब 2 टर्म ले लेते हैं, बेसिक में ये सीखना है हमें, ये पेपर में आ जाता है कि इन सीटू और एक्स सीटू क्या है। तो इन सीटू और एक्स सीटू ऐसा समझ लेते हैं हम समझने के लिए। जैसे मान लो कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहा है। अब इस सेल्फ स्टडी वाले के सिलेक्शन के चांस भी ज़्यादा होते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं, बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है। ये क्या हो गया, इन सीटू स्वस्थानी। एक्स सीटू क्या है, दिल्ली और कहीं कोचिंग लेने जा रहा है, तो ये क्या है, एक्स सीटू। आसानी से और समझते हैं इसे। मान लो एक जंगल है, उस जंगल में कोई टाइगर रह रहा है, उस टाइगर को उसी जंगल के घर में संरक्षित कर दिया जाए, सारे फायदे जो देने हैं वो दे दिए जाए। ये हो गया इन सीटू, उसी के घर में उसे संरक्षित कर। अब इसे दूसरा इसे उठा लिया जाए, और उठाने के बाद एक चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाए। संरक्षित तो यहाँ पे भी हो रहा है उसका, बच्चे जिंदा तो यहाँ पे भी रहेगा। तो ये क्या होगा, ये एक्स सीटू हो गया। पर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या था, इन सीटू संरक्षण को बढ़ावा दिया गया था कि जिस जगह है उसी जगह संरक्षित कर दिया जाए। अब सोचो एक टाइगर प्रोजेक्ट तो चल गया। अब टाइगर प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं है रोज़ सरकार जाएगी पूछेगी कितने टाइगर हैं, कैसे टाइगर चल रहा है, क्या चल रहा है, तो एक संस्था बना देगी सरकार। तो उसी संस्था का नाम हो गया NTCA। मतलब वर्तमान में कभी भी कोई टाइगर रिजर्व बनता है या कुछ टाइगर के लिए होता है, जो प्रोटोकॉल होते हैं, जो सारी चीज़ें प्रक्रिया होंगी, वो यही निभाता है NTCA। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है NTCA, एक वैधानिक निकाय, वैधानिक मतलब विधि द्वारा, नियम के द्वारा बना है, कानून के द्वारा। इसका गठन कब हुआ था, 2006 में। प्रोजेक्ट टाइगर को प्रशासित करने के लिए 1972 के संशोधन करके किया गया था। मतलब शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में तो जैसा चल रहा था 2006 में क्या किया, 1972 के एक्ट में थोड़ा बदलाव किया गया और NTCA को बना दिया गया। अब सोचो अधिनियम के तहत बना, तभी तो ये विधि के द्वारा बना, तो वैधानिक निकाय हो गया। अब भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये तो हम जानते ही हैं।
अब इसे निगरानी करने के लिए किसका निगरानी प्रणाली चलती है, उसे कहते हैं एम स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप जो होता है, जैसे स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, जैसे स्ट्रिप होती है ना, ऐसे पतले पतले कह सकते हैं एक तरीके से, जो रेखाएं टाइप की होती हैं स्ट्रिप होती हैं, कपड़े की स्ट्रिप है, बेल्ट स्ट्रिप टाइप का ऐसा। तो एम स्ट्रिप्स है, तो इसे याद ही नहीं करना है, इस पर यही तो धारियाँ हैं स्ट्रिप्स का टाइप की। तो एम स्ट्रिप्स एक डिजिटल प्रणाली है, मतलब जो इसकी निगरानी करते हैं कितने रह गए टाइगर, जो ये वाला है। दूसरा क्या है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 चलाया गया था। ये विश्व बैंक की पहल है। वर्ल्ड बैंक हमेशा पर्यावरण और इन सब के लिए भी फंड देता ही रहता है कभी कभी, तो ये है। उसके बाद एक अन्य उपाय है जैसे कंजर्वेशन, अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड। अब ये सब तो नहीं जानने, मेन बात था जो हमने मेन देखी थी में उतना ज़रूरी था। अब उसके बाद एक है क्या कि एक नाम बार बार आएगा साइट्स, जो आगे डिटेल में दिया भी है इसमें बुकलेट में। तो साइट्स क्या होता है कि जैसे जो वन्य जीव में वन्य संरक्षण के लिए ही है सब पर्यावरण का, तो वन्य जीव संरक्षण में एक दोबारा से चेंज किया गया अभी 2022 में, मतलब 2 साल पहले 3 साल पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाले में चेंज किया गया 2022 में। इसमें ये कहा गया साइट्स की जो परिशिष्टि होंगी, साइट्स में मतलब जो प्रजातियां शामिल होंगी वो इसमें शामिल कर दी जाएंगी अपने आप से ही। तो ये वाली चीज़ भी इसमें की गई है, तो ये देखा हमने। अब टाइगर के बारे में देखें, टाइगर का लैंडस्केप एरिया। तो टाइगर जो होते हैं उन परिस्थितियों के मतलब पारिस्थितिक रूप से उन क्षेत्रों में व्यापक दायरा है जहाँ उनके लिए अच्छा आवास होता है। एशिया में इनका मूल स्थान है और 8% से भी कम हिस्से में अब सीमित रह गए। अब ये क्या है, पहले तो एशिया में रहते ही थे पूरे में, अब क्या है 8% से कम एरिया में रह गए हैं ये एशिया में, तो कम में रह गए कि नहीं। अब ये वाला तो देख ही लिया हमने कि शिवालिक और पूरे ये एरिया में रहते हैं। अगला है बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसका क्या मतलब हुआ, बिग कैट का मतलब क्या, कैट है कि बड़ी हो गई कैट, नहीं। जो ये टाइगर, चीता, लॉयन, ये सारे जो होते हैं ये कैट ही श्रेणी के ही तो हैं। तो क्या होगा, ये नहीं कहा जाता है, इंटरनेशनल इनके लिए बना हुआ है बिग कैट अलायंस। तो ये हमने देखा। अब इसका मतलब क्या है बिग कैट अलायंस का, कि 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के हो गए थे 50 साल पूरे। 1973 में चला था, 1973 में, तो 50 साल इसके हो गए पूरे। अब जब इसके 50 साल पूरे हो गए तो IBCA की गठन किया गया। किसने गठन किया है, क्योंकि 50 साल तो भारत के पूरे हो गए, तो भारत ने ही IBCA का गठन किया। इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये हमने देखा। इसके अलावा निकारागुआ, स्वातनी, सोमालिया भी इसमें शामिल है। मुख्यालय कहाँ है, भारत ने किया, तो मुख्यालय भारत में ही कर दिया। इसका उद्देश्य क्या है, बिग कैट की जितनी भी प्रजातियां, अब ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कितनी प्रजातियां बिग कैट की, 7, इन सब का संरक्षण करना है। अब इनमें से 2 भारत में नहीं पाई जाती हैं, कौन सी है, प्यूमा और जैगुआर। गाड़ी चलती है जैगुआर की, जो टाटा ने ही ले रखी है, टाटा ने खरीद रखी है ना जैगुआर की कंपनी, तो जैगुआर की एक कार कंपनी है, ये जैगुआर भारत में नहीं मिलता है। दूसरा प्यूमा की ब्रांड आती है, ये भी भारत में नहीं मिलता है। हमारे यहाँ क्या मिलते हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये सारे 5 के 5 भारत में मिलते हैं। तो शेष 5 बिग कैट अलायंस भारत में पाई जाती हैं। तो ये हमने देखा। बिग कैट के पर्यावास वाले 95 देश इसमें शामिल हो गए हैं। और बिग कैट की कोई प्रजाति नहीं है, क्या वो इसमें शामिल हो सकता है, बिल्कुल, अब कोई रोका थोड़ी ना जाएगा, है ना। तो ये देखा, क्या हमें पता चला, अभी हमने टाइगर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्यों बनी, 1973 के 50 साल पूरे हुए, इस वजह से बनी। किसने बनाई, भारत ने बनाई। मुख्यालय कहाँ होगा, भारत में ही होगा, तो मुख्यालय भारत में ही है। मुख्यालय भारत के बाद और क्या चीज़ आएगी, भारत, इसमें 7 प्रजातियों की बात की गई है। क्या 7 भारत में मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, 2 नहीं मिलती हैं, प्यूमा और जैगुआर। तो ये देखा हमने। उसके बाद है वित्त पोषण के लिए सरकार ने खुद ही 150 करोड़ रुपए तक इसमें दे दिए हैं। तो ये देखा। उसमें IUCN की रेड लिस्ट स्थिति क्या है, सबकी रेड लिस्ट स्थिति देखते हैं कि मतलब वो अभी जो हमने 9 श्रेणियाँ देखी थी ना, उनमें कौन सी श्रेणी में है, ये 7। तो जो बाघ है मतलब टाइगर इंडेंजर्ड में, मतलब खतरे में तो है ही है। जो वल्नरेबल में भी ज़्यादा खतरे में नहीं है, जैसे शेर, चीता, हिम तेंदुआ, ये वल्नरेबल में, मतलब वल्नरेबल का मतलब है सुभेद्य, अभेद्य, मतलब ये खतरे में तो आने वाले, मतलब खतरा है इनके संकटों पर, बिल्कुल बहुत सा खतरा नहीं। पर जब देखें नियर थ्रेटन, तो जैगुआर जो है अपने यहाँ तो पाया नहीं जाता है, तो जैगुआर नियर थ्रेटन है, समाप्त होने वाला है दुनिया से। ये जो लिस्ट चल रही है पूरी दुनिया की है, वरना तो ऐसा है चीता तो भारत में तो अभी 10-12 ही है, मतलब कम ही आए थे अभी चीता, तो अपने यहाँ तो चीता खत्म ही हो चुके थे ना। तो ये पर ये पूरे दुनिया की बात
कर रहे हैं। लीस्ट कंसर्न प्यूमा कोई खतरा नहीं है अभी। तो ये हमने देखा 1972 की जो श्रेणी है, मतलब 1972 का अधिनियम, उसमें 5 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। तो हमने ये चीज़ें देखी। तो क्या हमें पता चला, सबसे पहले टाइगर कंजर्वेशन एक है, टाइगर को संरक्षित करने के लिए ये, तो उसके संबंध में ये हमने देखा। अगला है हाथी की जनगणना के लिए। तो हाथी की गणना के लिए सेंसस हुआ 2023 में। दक्षिण राज्यों में समान अवधि में हाथियों की गणना की गई है। तो दक्षिण भारत में ज़्यादा हाथी पाए जाते, तो सबसे ज़्यादा हाथी जो पाए जाते हैं वो कर्नाटक में 6000 से अधिक। दक्षिण राज्यों में और भारत में सबसे टॉप पे कौन रहेगा, कर्नाटक रहेगा। तो ये हमें याद रखना पहली चीज़, तो कर्नाटक टॉप पे रहेगा। उसके बाद है हाथियों के बारे में, जैसे एक बार आ चुका है पेपर में, हाथी को लीड कौन करता है, हाथी की विशेषताएं, हाथी का गर्भावधि काल, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो किशोर हाथी होते हैं वो 10 वर्ष और उससे कम आयु से उच्च मृत्यु दर ज़्यादा पाई जाती है। मतलब जो छोटे हाथी होते हैं 10 साल से कम, उनमें मृत्यु दर ज़्यादा है 40%, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाते हैं जो होने होते 10 साल और उससे कम है। इसके पीछे एक वायरस है, उस वायरस का नाम याद रखना है, एलिफेंट इंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज़ वायरस। हार्पीज़ जो होता है मनुष्यों में भी होता है, तो हार्पीज़ जो वायरस है वो इन जानवरों में हो जाता है। हार्पीज़, एलिफेंट इंडोथेलियोट्रोपिक, थैलियोट्रोपिक और हार्पीज़ वायरस, तो याद रखना है ये वाला। अब ऐसे याद कर सकते हैं, इसका नाम में क्या आ रहा है, थैलियो टाइप का आता है, थैलियो। तो ये अपने हाथी की सूंड है, वो ऐसे याद कर सकते हैं, थैली की तरह है, पानी पी लेता है या रख सकता है, ऐसे याद कर लेना है। तो थैलियो कुछ करके, क्योंकि वहाँ टिक लगाने को आएगा तो इतने से हो जाएगा कि थैलियो वगैरह कोई वायरस है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इंडोथैलियोट्रोपिक हर्पीज़ वायरस, तो ये देखा, इसके वजह से जो हाथी है उनकी मृत्यु ज़्यादा हो रही है। तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। अब जो है कि एलिफेंट का जो नाम होता है एलिफेस मैक्सिमस, तो मैक्सिमस जो है ये योद्धा हुआ करते थे ग्रीक वगैरह में, तो मैक्सिमस के नाम से है ये। उसके बाद है पर्यावास, कैसे एरिया में रहेंगे, तो हाथी भारत में तो हर ही एरिया में रहता है। जैसे अभी देखा था हमने टाइगर रहता है, तो मध्य, दक्षिण, पूर्वी, उत्तर सब एरिया में हाथी दिख ही जाता है हमें। वन्य जीव, जो वन्य एशियाई हाथियों में 60% जो है, मतलब कुल वन्य एशियाई हाथियों की 60% आबादी भारत में ही पाई जाती। कहना क्या चाह रहे हैं ये कि एशिया है, एशिया इतना बड़ा है, एशिया में भारत छोटा सा है, इस छोटे से भारत में एशिया के 60% हाथी पाए जाते हैं। तो बड़ी बात है कि नहीं है। तो ये है, कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, इसके बाद असम और केरल में। कर्नाटक में है क्योंकि कर्नाटक वाला एरिया नीलगिरी के आसपास वाला एरिया, वन पर्यावरण अच्छा है, तो मतलब सरवाइव कर पाएंगे। बीच वाले एरिया में देखें, ये बड़े जीव हैं, बड़े जीव को रहने, खाने पीने सबकी ज़्यादा व्यवस्था चाहिए होती, पेड़ वेड़। अब बीच वाले एरिया में इधर दक्कन का पठार है, मध्य प्रदेश में, तो खैर तब भी सही है। पर नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, असम की बात करें, तो असम में अच्छी हरियाली वगैरह नदियों का भी है, तो वहाँ पर वो सर्वाइव करना आसान होगा। तो कहाँ है, कर्नाटक में ज़्यादा है। कर्नाटक में ज़्यादा होंगे तो नीलगिरी के आसपास, तो केरल में भी ज़्यादा होंगे। तो कर्नाटक, केरल पहला, तीसरा नंबर है। दूसरे नंबर पर असम है। अब एक शब्द आता है कुमकी हाथी। कुमकी हाथी क्या होते हैं, तो कुमकी हाथी अभी काफ़ी, जो एलिफेंट डॉक्यूमेंट्री आई थी ना, इसे उसमें गई थी ऑस्कर में, तो उसमें भी ये टर्म यूज़ हुई थी कुमकी हाथी के लिए। तो कुमकी हाथी का क्या होता है, जैसे समझो हमने बचपन में देखा होता है कि हाथी को लोग लाते थे गाँव वगैरह में, और वो हाथी कुछ मतलब ऐसे दिखाते थे, इस प्रोग्राम टाइप का, और वो आते थे, लोग उन्हें देते थे रुपए वगैरह, ऐसी चीज़ें करके। वो पालतू होते थे, जो कहते थे वो करते थे। अब कुमकी हाथी लगभग वैसा ही आती है, जो कैसा होगा, कैप्टिव एशियाई हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, मतलब एक सरकार की तरफ से ही होता है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ हाथियों को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, इन्हें ट्रेन करेंगे। ट्रेन क्यों करेंगे, अब कुछ जंगली जो हाथी होते हैं वो, मतलब अब जंगली हाथी कोई उपद्रव मचा रहा है, जंगली हाथी किसी एरिया में चला आ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इंसान तो काम कुछ कर नहीं पाएगा, तो इन हाथियों को कह दिया जाएगा। तो ये हाथी क्या करेंगे, अपनी तरफ से थोड़ी ताकत लगाएंगे। मतलब क्या होगा, एक तरीके से जैसे पुलिस काम करती है ना इंसान का, तो पुलिस भी तो इंसान होती है, हम भी इंसान है, पर पुलिस कंट्रोल करती है। तो वैसे ही कुमकी हाथी है, जंगली हाथियों को नियंत्रित करेंगे। तो ये समझ में आया होगा। उसके बाद है विशेषताएं। तो हाथी सबसे इमोशनल, सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से माना जाता है, तो अत्यधिक बुद्धिमान होता है। पारिवारिक संबंध इसके सबसे मजबूत माने जाते हैं। कौशल संचार इसका बहुत होता है। अभी एक रिसर्च हुई थी, उसके अनुसार तो हाथी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं कुछ, और उन आवाज़ों का अर्थ होता है उनके अलग अलग नाम। यहाँ तक बताया गया कि हाथियों के अलग अलग नाम भी होते हैं, और वो उन्हीं के हिसाब से, मतलब आप साउंड के हिसाब से वो पहचानते हैं। तो ये है। उसके बाद है, यह एशियाई हाथियों की 3 उप प्रजातियों में से एक है। एशिया में 3 तरीके के हाथी पाए जाते हैं। अभी देखा हमने 60 हाथी, 60% एशिया में पाए, एशिया के
किस में पाए जा रहे, इंडिया में पाए जा रहे। अब एशिया में 3 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं और एशिया की हाथी के 3 प्रकार देखें अगर तो एक सुमात्रा वाला है, इंडोनेशिया जावा सुमात्रा में पड़ते, तो सुमात्रा इंडोनेशिया में कुछ हाथी पाए जाते, दूसरा श्रीलंकन हाथी और तीसरा अपने यहाँ के हाथी हैं। ये जीवन काल कितना होता है, अब हाथी मेरे साथ ही है तो मनुष्य के बराबर ही रहेगा, 60-70 साल मनुष्य जीता है, 60-70 साल हाथी जीते हैं। गर्भावधि काल कितना होता है, 20 से 22 महीने तक होता है, मतलब 2 साल अमूमन याद रख सकते हैं, 2 साल के आसपास रहता है ना याद रहे तो। उसके बाद क्या होता है, हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है, तो झुंड का नेतृत्व तो सबसे उम्रदराज हथनी करती है, हाथी नहीं करता, इंपॉर्टेंट है। तो हाथी इधर उधर घूम रहा होगा, जो हथनी होगी वो सबसे बुजुर्ग होगी, वो सबसे ज़्यादा झुंड का नेतृत्व करेगी। अब उसके बाद खतरा क्या है, मानव बस्तियों में मानव बस्ती अब बस जाती है, कृषि, इन सबसे खतरा सेम खतरे होते हैं। वही मानव बस्ती बस जाएगी, उनका आवास कम हो जाएगा। हाथी पिछली बार आया था तो उस एरिया में जंगल था, इस बार घूमने आया उस एरिया मानव की बस्ती बन चुकी है, तो संघर्ष होगा ही होगा, कृषि वगैरह का विस्तार हो जाता है, अवैध शिकार, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला है संरक्षण संबंधी प्रयास। हाथी परियोजना कब आई थी, अभी प्रोजेक्ट हमने टाइगर देखा था 1973 में, उसी के 20 वर्ष लगा दो क्योंकि 1972 से ही तो स्टार्ट हुआ था, तो 1992 में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट आ गया था, तो एलिफेंट 20 साल बाद आया था। 14 राज्यों में 33 टाइगर रिजर्व, अब वो हाथी रिजर्व अभी हैं, तो ये देखा हमने। अब हाथियों में अंतर देख लेते, जो अफ्रीकन हाथी देखेंगे वो उनके कान देखो, ये काफ़ी बड़े से दिख रहे हैं, कान बड़े, साइज भी देखो अगर गौर करके तो ये अपना हाथी इतना है, अफ्रीकन हाथी ज़्यादा बड़े हैं, कान भी बड़े हैं। इनके दांत देखेंगे तो इनके सबके दांत होते हैं, इंडिया वालों में मतलब एशिया वालों में ज़रूरी नहीं होता, तो ये छोटे होंगे, ये बड़े होंगे, कान बड़े होंगे, दांतों के संबंध में विशेषताएँ होती हैं, तो ये सब देखा। अब देखते हैं थोड़ा और डिवीजन इनका। अपने यहाँ जो हाथी हैं एशिया में वो इंडेंजर्ड में, मतलब खतरे में पर बहुत ज़्यादा नहीं है, कंसर्न, लीस्ट कंसर्न उनमें, मतलब वो क्रिटिकली वाले में नहीं, तो इंडेंजर्ड में। तो याद कैसे रखो, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इंडेंजर्ड, तो इंडेंजर्ड वाला याद रहेगा ना, ई से ये मतलब ई से इंडेंजर्ड, तो एलिफेंट है। अब इसमें देखें सवाना का भी, अब अफ्रीका में 2 तरीके के हाथी हैं, जैसे एशिया में 3 थे ना, अफ्रीका में 2 तरीके के हाथी, एक सवाना हाथी है जो सवाना वाले एरिया में पाया जाएगा, मतलब अफ्रीका के बीच वाले एरिया में सवाना में पाया जाएगा। दूसरा एक हाथी है जो और जगह पाया जाएगा, उसे वन हाथी मान लो कह देंगे, ये क्रिटिकली है, ये लास्ट सिचुएशन पे चल रहा है, कैंसर थर्ड में। उसके बाद है अपनी का लगभग डबल है, इनका वजन देखो 3000 है तो इनका 8000 तक वजन है, तो ये है इनका। छोटे गोलाकार कान होंगे, पंखाकार कान होंगे, पंख जैसे ही तो लग रहे हैं जैसे हम लोग पंखा चलाते हैं, तो वो जैसा है। उसके बाद है इनका जुड़ाव गुम्बद वाला सिर होता है, जुड़वा गुम्बद वाला सिर होता है, एकल गुम्बदी सिर होता है, मतलब जुड़वा गुम्बद वाला क्या है, जैसे ऐसे है ना, ऐसे टाइप के ऐसे बना है, ऐसे ये सिर है इनका ऐसे करके, तो 2 है, 1 और 2, 1 इधर 2 इधर। इनका देखो, इनका ऐसे गया ऐसे आया, तो इनका सिर ऐसे रहेगा और इन एशिया वालों का ऐसा रहेगा सिर, तो ये हमने आकृति देखी अंतर। दूसरा क्या है, केवल नर एशियाई हाथियों के दांत होते हैं, अपने यहाँ क्या है, नर है एशिया मतलब मेल वाले, उनमें ही दांत होते हैं, हथनियों के दांत नहीं होते हैं, तो ये वाली चीज़ हमने देखी, हथनियों के दांत नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, केवल मूल होंगे, जो प्राथमिक, जैसे बच्चों के दांत होते शुरुआत में कुछ निकल जाते, वैसे ही केवल मूल होते, प्राथमिक दांत वो बाद में मतलब वही रहते हैं या फिर वो गिर जाएंगे, मतलब मेन बात है ऐसे अलग से नहीं, जबकि हाथियों के साल भर मतलब जीवन भर रहते ही, जबकि अफ्रीका में देखेंगे तो दोनों सबके होते ही हैं होते, तो ये हमने देखा। उसके बाद अगला देखें, स्टेट ऑफ राइनो, राइनो तो जानते ही हैं जो गैंडा होता है, तो राइनो के बारे में स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट आई है, तो ये हमने देखा। अब यहाँ पे एक है कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है एक, उसने रिपोर्ट निकाली है कि स्टेट ऑफ राइनो वाला, तो ये हमें याद रखना है। अब है कि IRF जो है ये वाला राइनो वाला, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन विश्व में गैंडा प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम कर रहा है। अब नाम है अगर राइनो फाउंडेशन, तो बचाने का ही काम करेगा, मारने का तो करेगा नहीं, तो बचाने का काम कर रहा है। इस संगठन की स्थापना 1991 में हुई थी और इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में की गई थी। तो संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी। अब राइनो के बारे में देखें, जैसे हमने देखे हाथी भी कई प्रकार के थे, टाइगर भी कई प्रकार के थे, मतलब टाइगर का मतलब बिग कैट थी, तो ये देखा हमने। अब देखते हैं राइनो, राइनो भी 5 प्रकार की प्रजातियों से मिलकर बना होता है। दुनिया में 28,000 राइनो है, तो कितनी प्रजातियाँ, 5 प्रकार की प्रजातियाँ। तो राइनो अगर देखेंगे 5, याद रखो RHINO, राइनो में 5 शब्द हैं कि नहीं है, तो 5 शब्द मतलब 5 प्रजातियाँ, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये वाला हमने देखा, तो राइनो वाला हो गया। इसके बाद देखें 22 से 23 के बीच अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार के कारण अफ्रीका में क्या होता है, हरी जानवर का ज़्यादा शिकार होता रहता है। जैसे पिछले वर्ष ही करेंट
रिसेंट में शायद आपने पढ़ा हो कि बोत्सवाना वगैरह वाले एरिया में हाथी को मारने के लिए कह दिया गया था, हाथ मतलब जानवरों को मारने के लिए, वहाँ भुखमरी पड़ती है, कुछ भी होता है, शिकार ज़्यादा हो जाते हैं उस एरिया में। तो यहाँ पे क्या हो, गैंडों के अवैध शिकार, और अवैध तो ज़्यादा ही होता है बेचने के लिए, इनकी स्किन जो होती है स्पेशली, तो ये तो 4% वृद्धि और हो रही है अवैध शिकार में, तो ये वाली चीज़। उसके बाद सफ़ेद गैंडों में थोड़ी वृद्धि देखी गई है अफ्रीका में, और एक सींग वाला गैंडा तो भारत में ही पाया जाता है, जितने थे लगभग उतने ही है, अच्छे मतलब हमारे यहाँ अच्छा कंजर्वेशन है, थोड़ा सही चल रहा है इंडिया में। गैंडों की 5 प्रजातियाँ देख लेते हैं। अफ्रीका में 2, एक सफ़ेद है, एक काला है। अफ्रीका के ब्लैक लोग्स होते हैं, मतलब वैसे डार्क थोड़ी स्किन होती है ना उनकी, तो ब्लैक याद कर लेना है। अब ब्लैक का संघर्ष हमेशा चलता है वाइट पीपल से, मतलब वाइट अमेरिका में चलता है ना ब्लैक एंड वाइट वाली चीज़ें, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अफ्रीका में ब्लैक लोग रहते हैं, डार्क स्किन वाले। अब कब्जा उनने करके किसने कर लिया, तो अंग्रेज आए थे जो गोरे भारत वहाँ पे, तो अंग्रेजों ने कर लिया, तो सफ़ेद काले ऐसे याद रहेगा प्रजातियों के बारे में। फिर एशिया की प्रजाति, एशिया में ना गोरे होते हैं लोग ना काले होते हैं, एशिया के लोग या तो भारतीय होंगे या सुमात्रा के होंगे या जावा, ऐसे याद कर सकते थे। तो एशियाई गैंडा होगा, मतलब एशिया में गैंडे के 3 प्रजाति, एक भारतीय गैंडा, एक सुमात्रान गैंडा, इंडोनेशिया में जावा गैंडा। अब सुमात्रा जावा तो इंडोनेशिया के ही आइलैंड है, तो यहाँ पे थोड़ी उनमें प्रजाति विविधता होती है, इस वजह से उनमें अलग अलग। अब एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि जो चीज़ इंडिया में मिल रही है ना, वही चीज़ इंडोनेशिया में सेम सेम मिल रही है। एक हाथी टाइगर जो भी हम देख रहे हैं सेम चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। तो ये तो भी प्लेट टेक्टोनिक के समय ये सेम प्रजातियाँ हैं ना, तो वो जलवायु वगैरह थोड़ा सेम सही रहता है। उसके बाद गैंडों के संरक्षण हेतु जो पहले हैं चलाई गई थी, तो भारत में कब चली, कौन सी चली है, 2019 से चली है। एशियाई गैंडों पर नई घोषणा आई थी, नई दिल्ली घोषणा 2019 में आई थी। अब ये वैसे तो डायरेक्टली पूछना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा कब आई थी, तो 2019 में, पर ये याद रख सकते हैं तब भी। पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया राइनो विजन 2020 में आया, तो विजन मतलब आगे भविष्य में कैसा क्या करना है, तो इंडिया राइनो विजन 2020 में आया। तो कोरोना में इंसान ठलुआ बैठा था, तो क्या कर दिया 2020 में राइनो विजन कर दिया कि राइनो को ही संरक्षण करेंगे आगे चलिए, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है अफ्रीकन गैंडा, एशियन गैंडा। अब अंतर सोचो इनमें कि अफ्रीका के लोग भी थोड़े कैसे होते हैं, हष्टपुष्ट हेल्थी टाइप के। अफ्रीका के जानवर भी, क्योंकि वहाँ जलवायु कठोर है, कठोर जलवायु में सर्वाइव के लिए कैसा होना पड़ता है, बॉडी को थोड़ा टेम्परेचर के हिसाब से मैच्योर होना पड़ता है, तो वो टेम्परेचर का फ़र्क होता है। तो जानवरों पे भी तो वही फ़र्क महसूस होगा ना। तो हमने हाथी देखे बड़े होते, तो गैंडा भी देखो, ये ज़मीन पर रहने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो दूसरा हाथी होता है पहला, तो ज़मीन पर रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी है ज़मीन पर। वैसे तो भेल मछली है, पर ये ज़मीन की बात कर रहे हैं। तो सफ़ेद गैंडा बहुत बड़ा होता है, ये देखा। एशिया गैंडा देखें तो भारतीय गैंडा एशिया में सबसे बड़ा है, जो जावा सुमात्रा के देख रहे थे उनसे बड़ा कौन सा है, भारतीय गैंडा। तो दुनिया में अगर देखेंगे तो सफ़ेद, और एशिया में देखेंगे तो भारतीय गैंडा कहेंगे। उसके बाद दूसरा, भारत वाले जो अफ्रीका वाले होते हैं वो अधिक आक्रामक होते हैं, आक्रामक होंगे भारत वाले, या एशिया वाले कम आक्रामक होंगे। 2 सींग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है एशिया में, एशिया में सब 2 ही सींग वाले होंगे। इंडिया में और एशिया में तुलना करें तो इंडिया में 1 सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इंडिया के लोग कैसे होते हैं, थोड़े उदार टाइप के होंगे, तो आराम से लड़ाई झगड़ा करना नहीं, तो क्या रखेंगे, एक ही, मतलब याद कर सकते हैं उनके जानवरों के कितना सींग होता है, 1 ही सींग। अब इनमें क्या होता है, जावा सुमात्रा इन सब में 2 सींग वाले होते हैं। अब अफ्रीका में तो वैसे ही सूखा पड़ा रहता है, मतलब जलवायु थोड़ी कठोर है ना, तो पानी नहीं है, तो जानवर तैरने सीखेंगे कैसे, तो तैराक अच्छे नहीं होते। एशिया में खूब पानी अच्छे तैराक होते हैं। उसके बाद है घास फूस खाते हैं, घास फूस ही दोनों खाएंगे। कहाँ रहेंगे, जो जगह होंगी वही, जो जलवायु सेम सी होती है। जैसे एशिया में क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंध उपोष्णकटिबंध, उन्हीं एरिया में पाए जाते हैं। अब अफ्रीका के जो गैंडा है वो नियर थ्रेट, सफ़ेद गैंडा वैसे ही चर्चा में चलता रहता है, बिल्कुल लास्ट कुछ प्रजाति बचे, तो सफ़ेद नियर थ्रेट एनिमल ख़त्म होने की कगार पे। भारतीय वाला भी काफ़ी मतलब वल्नरेबल है, मतलब खतरा तो आ जाता है वल्नरेबल, पर ऐसा नहीं है कि मतलब विलुप्त होने को कल को बैठे हैं, तो ये चीज़ें नहीं है। दूसरा हमने और भी तो देखे थे, तो जो काला गैंडा अफ्रीका में पाया जाता है ये क्रिटिकली में, और जावा सुमात्रा के गैंडा भी क्रिटिकली में। तो काला गैंडा भी क्रिटिकली में और जावा सुमात्रा का भी गैंडा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, मतलब ये खतरे वाले हैं बिल्कुल। तो खतरे वाले दोनों हैं। और नियर सबसे जो बिल्कुल ख़त्म होने की, मतलब समझ लो बिल्कुल लास्ट होने वाला है, वो सफ़ेद गैंडा होने वाला है, तो ये देखा हमने। उसके बाद अगर देखें हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, एक पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो सबने देखा ही होगा। ये रहा
एक है लेज़र फ्लोरिकन, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो उत्तर भारत में तो काफ़ी ये दिखते ही हैं, तो ये वाला। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए समाचार क्या रहता है, ये हमेशा से चर्चा में रहता है। जैसे पिछले साल में क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने बोल दिया था उनके ने कि भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ समस्या क्या है, ये थोड़े दूर का नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे समझ लो ना, मोतियाबंद टाइप की समस्या है, पर इनका नेचुरल होता है तो ज़्यादा दूर का नहीं देख पाएंगे। अब मान लो दूर से यहाँ पे लाइट के तार, क्योंकि मानव ने तो अपना हिसाब से विकास कर दिया, यहाँ बिजली के बड़े बड़े खंभे लगाकर लाइट के तार लगा दिए हैं ऐसे बढ़िया से। अब क्या होता, जब तक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे आने को आ रहा था उड़ते हुए तेज तेज, उसने जब यहाँ आके लास्ट में सिचुएशन में था, तार आ गया लाइट का, क्यों से दूर का तो दिख नहीं रहा, लाइट से टकरा के वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सरकार कोर्ट ने क्या कहा, ऐसा करो ना कि बस्टर्ड को बचाने के लिए ज़मीन के नीचे तार बिछा दो। अब सोचो, ज़मीन के नीचे तार बिछाना, सरकार और कई संस्थाओं ने कहा ये एक तो बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है, ज़मीन के नीचे लाइट के तार ले जाना संभव तो है, पर सरकार का खर्चा कितना बढ़ेगा, उन्हें जितना खर्चा इन्हें बस्टर्ड को कंजर्व करने के लिए नहीं आएगा, उससे ज़्यादा इसी में बढ़ जाएगा। दूसरी एक समस्या क्या भी होती है कि ज़मीन के अंदर ये प्रोसेस करना, ये थोड़ा कठिन भी तो होता है, केवल खर्चे की बात नहीं है, कठिन भी होता है, पूरा जो ऊपर वाले तार हैं। तो ये सब, तो ये हमेशा से चर्चा में चलता रहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मतलब राजस्थान में ये स्पेशली कंजर्व करने पर जोर देते हैं। तो ये हमने देखा, तो बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के लिए अगली राशि दे दी गई है, और इसका जो मतलब रिकवरी तो करना है, सरकार यही तो करेगी। तो रिकवरी के लिए जो अवधि घोषित करी गई है 2024-25 से अब कहाँ कर तक 5 साल के लिए 2029 तक के लिए ये रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये हमने देखा। उसके बाद बस्टर्ड के बारे में देखें, शामिल प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं बस्टर्ड में, तो ये प्रोग्राम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेसर फ्लोरिकन में शामिल करते हैं। जो प्रोग्राम ये चलेगा बस्टर्ड प्रोग्राम, तो अगर पूछेगा केवल बस्टर्ड के लिए नहीं, ये लेसर फ्लोरिकन ये वाला पक्षी है, इसके लिए भी है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी लाइन रहेगी कि किसके लिए है, तो किसके लिए, दोनों प्रजातियों के लिए। अब भारत में बस्टर्ड की तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, 2 और भारत में 2 है, मतलब भारत में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में 2 प्रजातियां, एक बंगाल और एक है मक्कीन बस्टर्ड, ये प्रमुख हैं इसमें। तो 2 बस्टर्ड, एक बंगाल और मक्कीन करके। पृष्ठभूमि क्या है, तो वही है कि रिकवरी योजना सबसे पहले 2013 से स्टार्ट हुई थी, 16 में इसे जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट नाम दिया गया था, और अब ये चल ही रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला। तो ये देखा बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, तो कब से, ये 13 से सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 2013 में, तो डेट भी सही है। अच्छा 13। अब इसकी बस्टर्ड, अब इस प्रोजेक्ट की अवधि क्या है, 2033 तक बढ़ा दी, 23 तक तो इस रुपए दिया गया है, वो कर दी गई है ये अवधि वाला जो प्रोग्राम का चलाया गया है, प्रोग्राम का चरण अगला, पर जो पूरा अवधि है पूरी जो कर दी गई है वो 2033 तक बढ़ा दी। प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है किसके द्वारा, वन्यजीव संस्थान ही चलाया जाएगा। उसके बाद एक संस्था का नाम दिख रहा है यहाँ पे, उस संस्था का नाम है कैंपा। कैंपा कोला नहीं है, ये कौन सी कैंपा है, वित्त पोषण एजेंसी है एक, तो प्रतिपूरक वनारोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। तो इसका नाम क्या है, इंग्लिश में देखते हैं, कंपेंसेटरी। तो कंपेंसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये इसका क्या है, इसका नाम है। तो ये हमने देखा। तो कैंपा जो अगर पूछ ले तो कंपनसेंट्री अफॉरेस्ट्रेशन, अफॉरेस्ट्रेशन मतलब वनारोपण, तो इनके लिए एक संस्था काम करती है, उसका नाम क्या है, कैंपा। करता क्या है कैंपा, विकास परियोजनाओं के कारण नष्ट हुए जंगल, क्या है, इस बस यही लाइन याद रखनी है इसकी कि विकास परियोजना चली, सरकार ने विकास परियोजना चलाई, उस परियोजना के कारण जो जंगल हैं वो कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और उन नष्ट हुए जंगलों को फिर से जंगल बनाया जा सकता है ना, रुपये ही तो होना चाहिए संस्था, और सरकार काम करे, मतलब ये काम करेगा। तो कैंपा क्या करता है, जो परियोजना चलाता है, जंगल में क्या होगा, जंगल को नष्ट हो जाए, मतलब कोई रोड बनाई कुछ बनाए, जंगल नष्ट होगा, अब उन जंगलों को दोबारा से, मतलब अब उस प्रोजेक्ट के कारण आसपास एरिया में भी तो पेड़ पौधे जो जलवायु को नुकसान पहुंचता है, तो आसपास वाले एरिया में दोबारा कर दिया जाएगा। तो यही सब चीज़ें। तो ये क्या करते हैं, वनीकरण के लिए पैसा जमा करते हैं, बस इतना सा इनका काम है। तो कैंपा क्या करेंगे कि कैंपा क्या करेंगे, कप लेंगे और कहेंगे सब लोगों से कि इसमें क्या करो, रुपए जमा करो, सब रुपए जमा करेंगे और उठा के उससे पेड़ खरीदेंगे, और पेड़ खरीदने के बाद सब जगह पे पेड़ लगा देंगे और दोबारा वैसा ही हो जाएगा। तो कैंपा वाला याद रहेगा इससे। तो ये देखा हमने।
कैंपा का इतिहास अगर थोड़ा थोड़ा देखें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये बना था। वैसे तो 2004 में स्थापना हुई थी, तो अगर याद रख पाओ तो कैंपा 2004 में स्थापना हुई थी इसकी, तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। उसके बाद से ये लाइव प्रोग्राम चला ही रहा है कई सारे, तो ये हमने देखा। उसके बाद है कि वन ये जो विभाग है जैसे सरकार का, जो वन जलवायु मंत्रालय है, राजस्थान विभाग, गुजरात, मतलब जहाँ जहाँ ये बस्टर्ड पाए जाएंगे उन सब जगह के जो संस्थाएं हैं वो इसमें भागीदारी करेंगी प्रोजेक्ट में, जो बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट है। तो ये है उनकी क्या होगी, कंजर्वेशन ब्रीडिंग जो होता है, ब्रीडिंग होगी और ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद एक संस्था और सहयोग कर रही है, वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो जानते हैं कि ये दुनिया की और भारत की सबसे पुरानी संस्थाओं में से है, जो क्या करती है, पर्यावरण को, जो पक्षी होते हैं स्पेशली पक्षियों के संरक्षण के लिए, भारत की तो यही सबसे पुरानी। तो 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बनी थी, वो भी इसमें मदद कर रहा है। तो ये हमने देखा। अब हम दोनों प्रजातियों के बारे में देखते हैं। कैंपा कोला देखा हमने और सारी चीज़ें देख ली, और बस्टर्ड के लिए अब ये पक्षी भी तो इसके साथ संरक्षित हो रहा था, लेसर फ्लोरिकन। तो लेसर फ्लोरिकन का जो नाम है इंडिकस करके आएगा, तो सिफेटिएट्स करके है, सिफेटिएट्स इंडिकस करके। तो ये देखा हमने। अब ये सबसे छोटा पक्षी है बस्टर्ड फैमिली में। जो बस्टर्ड फैमिली में हमने देखा कई सारे ग्रुप हैं, दो देखे थे ना, बंगाल फ्लोरिकन और मंकी फ्लोरिकन। वैसे टोटल भारत में 4 प्रजातियाँ, उन्हीं एक प्रजातियों में सबसे छोटा इसका नाम है लेसर। तो इनका नाम है लेसर। लेसर मतलब ऐसा ही, तो लेस है, कम है, तो लेसर है। तो इसका नाम क्या है, लेजर फ्लोरिकन, लेजर फ्लोरिकन ऐसे याद हो जाएगा। तो सबसे छोटा है ये साइड। अब अभी बताया कि कुछ भी आए, अगर किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो चांस ऐसे रहेंगे कि अनुसूची वन में ही होगा, क्योंकि वन में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है कि इसमें क्रिटिकली में है, क्योंकि टकराते रहते हैं लाइट के तार से, अभी बताया। तो ये क्या है, क्रिटिकली में, ख़त्म होने की कगार पे, इस वजह से समस्या और आ रही। अब खतरे क्या होंगे, वही सेम खतरे जो हर बार पड़ रहे हैं। एक क्या है, उनके जो आवासी होंगे, मतलब एक तो घास की कटाई हो जाएगी, मतलब उनका जो आवास होगा, जहाँ खान पीना होगा, वो खत्म हो जाएगा। कीटनाशकों का उपयोग कर देता है इंसान। अब ये घास खाने जाएंगे, पर्यावरण वहाँ पे दवा छिड़की है, दवा इनके पेट में जाएगी, ख़त्म। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नाम ही है ग्रेट, तो इनके बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है क्या, दोनों क्रिटिकली हैं। पक्षी आजकल दिखते ही कहाँ हैं, तो ऐसे समझ सकते पक्षी दिखते नहीं, मतलब क्रिटिकली हैं, आईसीयू में भर्ती हैं एक तरीके से, तो क्रिटिकली में है सारा, वही है अनुसूची वन। और ये अब ये देखें तो भारत की एक तो स्थानिक और एंडेमिक है। अगर ये पूछे नाम तो ऐसा है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लगेगा ग्रेट व्रेट लगा है कहीं अमेरिका से आए पक्षी तो नहीं, नहीं, ये इंडिया का स्थानिक है, क्योंकि लगा है ना ग्रेट इंडियन। तो ग्रेट इंडियन मतलब स्थानिक, अपने ही यहाँ का पक्षी है। अधिकांश आबादी अभी बताया राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और एरिया में तो हरी जगह पक्षी तो मिल ही सकते हैं, पर मेन है वो राजस्थान और गुजरात, याद रखना। अब अगर कहीं कह दे उत्तर प्रदेश में मिलती है, तो सोचो जब राजस्थान में मिलेगी, गुजरात में, तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ पक्षी तो एक आध तो मिल ही जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद है संरक्षण संबंधी प्रयास। तो मरुस्थल उद्यान राजस्थान में कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो जहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे, जैसे मरुस्थल उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, नाम ही है मरुस्थल नेशनल पार्क। तो मतलब जो डेजर्ट नेशनल पार्क, तो कहाँ होगा, अगर पूछ भी ले डेजर्ट नेशनल पार्क, तो राजस्थान में होगा। फिर उसके बाद है नलिया घास का मैदान। तो नलिया घास का मैदान, लाला बस्टर्ड जो है ये भी वही है, तो राजस्थान में ये किए जा रहे हैं। उसके बाद है जैसलमेर में राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र इनका बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें। खतरा क्या है अभी बताया, एक तो शिकार का खतरा होता है ये हर एक पक्षी को, दूसरा लाइन से इनका जो मेन खतरा जो बन रहा है वो इलेक्ट्रिक लाइन से है, जो तार हैं लाइट के जाते। ऑर्गेनिक कीटनाशक, तो ऑर्गेनिक नहीं, मतलब ऑर्गेनो फॉस्फेट कीटनाशक, ऑर्गेनिक तो अच्छे ही हो जाएंगे, तो ऑर्गेनो फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस वाले जो कीटनाशक है। मेन मुद्दा है कीटनाशक यूज़ करोगे तो केमिकल जाएंगे, केमिकल को ये अंदर लेंगे और उसके बाद शरीर में कैंसर, मतलब कैंसर का मतलब लिवर वगैरह इनका डैमेज हो जाता है। तो ये है। अब यह स्पीसीज़ रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत 22 प्रजातियों में से एक है, मतलब स्पीसीज़ रिकवरी एक प्रोग्राम और चलता है, मतलब सब स्पीसीज़ उसमें से भी एक ये है। अब ये विशेषताएं क्या है, लंबी घास से युक्त कृषि वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, सर्वहारी पक्षी होते हैं ना, सब खा लेते हैं। राजस्थान में ऐसा तो है नहीं इनके लिए स्पेशल थाली लगेगी, तो जो मिलता है सब खा लेते हैं, चाहे शाकाहार मांसाहार सब है। उसके बाद इनकी गले में एक गुलर पाउच होता है, गले में इनके यहाँ पे गुलर पाउच होता है। और ये क्या होते हैं, गुलर पाउच होता है, थैलीनुमा संरचना होती, हवा भर लेते हैं और इसी से ये मादा पक्षियों को आकर्षित करते हैं, मतलब म्यूजिक चला के। उसके बाद है आवाज़ निकालेंगे। उसके बाद क्या है, ये चीज़ जो अभी बताई थी, दूर तक नहीं देख पाते हैं, तो ये याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में यही देखा ऐसा कुछ करके, ये दूर तक देख लेते हैं क्या, दूर तक। अब स्पेशल जब दूर तक नहीं देख पाते तभी तो लाइट से टकरा रहे हैं, वरना पक्षी तो बहुत सारे हैं, कोई लाइट से नहीं टकराता। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद है जो नर प्रजाति के पाए जाते हैं वो कोई भूमिका नहीं निभाते हैं पालन पोषण में, जो बच्चों के हैं। तो ये है इसके बारे में।
उसके बाद है GIB, मतलब इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बिजली के कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया रोक लगा दी थी। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद है मगरमच्छ का संरक्षण का देखें तो मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल, तो सबसे पहले नाम ही आ जाता है मगर और मगरमच्छ, और एक आता है नाम घड़ियाल। तो दोनों के बारे में पहले पता होना। जैसे घड़ियाल समझते हैं, घड़ियाल मतलब घड़ा से निकला है ना, घड़ा मतलब कैसा होता है, जो हम लोग घड़ा यूज़ करते हैं घर में वो ऐसा ही तो होता है। तो इसका ऊपर वाला मुंह जो होता है घड़े का, मतलब घड़ा अगर ऐसे बनाए तो घड़ा का ऊपर का मुंह पतला सा होता है, तो इसमें मगर का मुंह तो जाएगा नहीं, तो घड़ियाल का चला जाएगा। मतलब क्या कहने का है कि घड़ियाल की जो चोंच सी होगी वो ऐसी पतली सी होती है। घड़ियाल अगर ऐसा है तो चोंच मतलब जो आगे उसका मुंह होता है पतला सा होता है, तो इंसान को तो खा नहीं सकता है, किससे खाएगा, मछलियों को। पर जब बात करते हैं मगरमच्छ की, इसका मुंह को ऐसा होता है चौड़ा होता है, जैसा मगर जो हम देखते हैं मूवी वगैरह में वो मगर होता है। जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो है, ये है, ये घड़ियाल है, इसका कैसा होता है घड़े जैसा, घड़े में चला जाए वो घड़ियाल है। तो ये है इसका, तो ये हमने देखा। अब हुआ क्या है, जो हमें न्यूज़ है वो है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के भी कितने साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, क्यों, क्योंकि 1975 डेट याद करो, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला था, उसके 2 साल के बाद 1975 में उड़ीसा के भीतरगढ़ में मगरमच्छ परियोजना चली थी। भारत में भीतरगढ़ ही मेन जगह है जहाँ नमकीन खा और मीठे सारे तरीके के मतलब ये मगर वगैरह पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश मतलब भारत में 1975 में, कब, 1975 में भीतरगढ़ के बीच, तो ऐसे याद कर लो 1975 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने सबको भीतर कर दिया था, जेल में डाल दिया था आपातकाल लगा के। तो 1975 में उड़ीसा के भीतरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ परियोजना एक चली थी। कौन सी परियोजना, मगरमच्छ संरक्षण। कहाँ, भीतरगढ़ का, भीतरगढ़ का कहाँ है, उड़ीसा में। ये देखा हमने, मैप भी है शायद इसमें, हाँ ये रहा भीतरगढ़ का, ये है उड़ीसा में, बिल्कुल तट पे, ये किनारे पे, महानदी वगैरह ये रहा देखो भीतरगढ़ का। यहाँ पे नदी याद रखनी है, जो ऊपर दिखेगी ये ब्राह्मणी नदी, ये कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी। नीचे देखेंगे हम तो ये महानदी, और महानदी और ब्राह्मणी नदी के बीच में है भीतरगढ़ का, पर महानदी तो काफ़ी साउथ में, ये भीतरगढ़ का, तो ये याद रखना है। तो ये हमारी चीज़ें कहाँ है, भीतरगढ़ का, ब्राह्मणी नदी के किनारे, बीच से ब्राह्मणी, बीच से भीतरगढ़ का। उसके बाद अगर देखें इसमें तो भीतरगढ़ का हो गया, इसे ये कर दिया गया। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमेशा ही देंगे, UNDP, WFAO, ये UNDP वगैरह कोई परियोजना चल रही हो इनका तो मान के ही चलना है कि सहयोग दे ही रहे होंगे, तभी पेपर में पूछा है। भीतरगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखें, उड़ीसा में देख लिया। रामसर साइट्स भी है। रामसर क्या होता है, जो आर्द्र भूमि का क्षेत्र होता है, रामसर है यहाँ पे, क्योंकि समुद्र के तट पे है। सोचो तो ये आर्द्र भूमि, तो ये रहा बे ऑफ बंगाल, बंगाल का पानी इस एरिया में जा ही रहा है ना, बिल्कुल। तो ये वाला भीतरगढ़ का देख लिया हमने। सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है, क्योंकि इधर ही ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये वाला कौन सा एरिया, ये सुंदरबन। तो ये सुंदरबन है, तो ये भीतरगढ़ का है। तो फर्स्ट नंबर इसको दे देंगे, सेकंड रैंक आ जाएगी भीतरगढ़, मतलब इसी एरिया ने अपना फर्स्ट सेकंड डिसाइड कर लिया है मैंग्रोव के लिए। तो मैंग्रोव वाला देगा दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव तंत्र यही है। अब यह नेटवर्क जो है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ, तो अभी देखा ब्राह्मणी नदी, पर कुछ नदियाँ ऐसी हैं इसमें मैप में तो नहीं दी हैं, ये छोटी छोटी जो धाराएं दिख रही हैं, ये छोटा छोटा, तो उन धाराओं के नाम क्या है। जैसे एक ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी के पास ही एक बैतरणी बहती है ऊपर की तरफ, ब्राह्मणी, बैतरणी, धमरा और पटासला। तो ब्राह्मणी बैतरणी तो याद हो जाएगा, धामरा थोड़ा अलग है, धामरा और पटासला ये 2 नदियाँ हैं, जो नदियाँ यहाँ पे एरिया में बहती हैं। वैसे तो ये याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी अजीब सी नदी पूछ लेगा। ब्राह्मणी बैतरणी तो सबको याद रहेंगी, क्योंकि महानदी तो काफ़ी नीचे बह रही है ना, इसके नीचे। तो ये है धामरा और पटासला करके है। उसके बाद है खारे पानी के मगरमच्छ। अगर भारत में सबसे ज़्यादा कहीं देखने हो तो कहाँ जाओ, भीतर जाओ, भीतरगढ़ में मिलेंगे खारे पानी के सबसे, मतलब पानी के भीतर जाओ भीतरगढ़ में तो खारे पानी के मिलेंगे। तो पानी में भीतर जाओगे तो वो खारा ही पानी मिलेगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसे। उसके बाद है मगरमच्छ है सरीसृप है, स्थल में पानी में सब जगह रह सकता है, तो सरीसृप में। और सरीसृप वर्ग में सबसे बड़ा जीव है, क्योंकि रेंगने वाले इस टाइप के जो सरीसृप मतलब वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, जो नॉर्मल है कि पानी और स्थल पर रहें, तो उनमें ये सबसे बड़े होते हैं। तो ये देख लिया हमने। अब ये अधिकतर रात्रिचर होते हैं, क्योंकि ये भी स्लो चलते हैं अपने, जैसे देखा था हमने टाइगर वाला, चुपचाप बैठा रहेगा, रात में अगर कोई सो रहा है जानवर उसे उठा लाएंगे। तो वैसे ही रात्रिचर होते हैं जो कुछ होते हैं सरीसृप, जो सरीसृप होते हैं। पर जो मगर होते हैं वो पाइक्लोथर्मिक जीव होते हैं। तो ये तो एक तो रात्रिचर होते हैं, ये सभी सरीसृप सभी होते हैं ज़्यादातर रात्रि। दूसरा मगर एक पाइक्लोथर्मिक होते हैं, मतलब जो टेम्परेचर के अनुसार अपना, मतलब इनका टेम्परेचर बहुत जल्दी बदल जाता है मौसम के अनुसार। जैसे जैसे धूप होगी और ये कैसे चले जाएंगे, पेड़ के मतलब छाई तरफ दिखेगी, और जब छाया दिखेगी तो पेड़ की तरफ। मतलब ये थोड़ा टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर परिवेश पर निर्भर करता है। तो जब ये पूछे
पोइकिलोथर्मिक। तो पोइकिलोथर्मिक का मतलब होता है जो परिवेश होता है, परिवेश जो टेम्परेचर मतलब वायुमंडल या आसपास का टेम्परेचर है वही शरीर का टेम्परेचर प्रभावित करता है। तो ये कहेंगे क्या है ना, कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं। कौन से ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है जो मौसम के अनुसार अपना टेम्परेचर उनका, जैसे हमारा इंसान है उनका टेम्परेचर सेम रहता है, मतलब सर्दी गर्मी दोनों मैनेज कर लेते हैं। इनका कैसा होगा, गर्म में इनका शरीर ज़्यादा गर्म हो जाएगा और अगर थोड़ी सर्दी पड़ी तो ज़्यादा ठंडा लग जाएगा। तो इनका ऐसा होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मिक जीव। तो ये याद रखना है। अब इनमें बहुत सारे आते हैं, ऐसे सांप हुआ, छिपकली हुई, ये सब ऐसे ही तो होते हैं। छिपकली सर्दियों में नहीं दिखती है। उसके बाद उभयचर में मेढक हुए, सलामेंडर हुआ, तो सलामेंडर देखते हैं हम, वो हुआ। सभी मछलियाँ भी ऐसी ही होती हैं। तितलियाँ मधुमक्खियाँ भी ऐसी होती हैं। तो तितलियाँ, जैसे तितलियाँ होती हैं गर्मी के मौसम में ही तो ज़्यादा दिखती हैं। तो ये वाली चीज़ है। इसके बारे में देखिए, पर्यावास कहाँ हुआ, साफ और तीव्र प्रवाह वाले जल नदी के पर्यावास। अब भीतरगढ़ का बिल्कुल समुद्र के किनारे है तो अच्छा पानी है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद है कहाँ पे, चंबल। अपने चंबल जो एरिया है उत्तर प्रदेश और एमपी और राजस्थान का, ये वाली बेल्ट में भी ये देखे जाते हैं घड़ियाल। तो इंपॉर्टेंट है। तो घड़ियाल, ये घड़ियाल की बात कर रहे हैं, मगर की अब बात नहीं कर रहे हैं, घड़ियाल की है। तो घड़ियाल अपने चंबल वाले एरिया में गिरवा, घाघरा, सोन, गंडक, मतलब उत्तर प्रदेश में पूछा जाए क्या घड़ियाल मिलता है, बिल्कुल मिलता है उत्तर प्रदेश में घड़ियाल। तो ये वाला कौन सी नदी, लगभग सब में ही मिल रहा है, घाघरा हुआ, सोन हुआ, चंबल हुआ, इन सब में मिल रहा है। घड़ियाल का नाम थूथन के अंत में एक बल्बनुमा नॉब के मौजूदा के कारण होता है। वैसे मतलब इनका जो नॉब सा होता है ये वाला चीज़ तो घड़े जैसा होता है, तो घड़ियाल वाला कह देते हैं। मतलब अब तो याद रहेगा, रह ही जाएगा इतने के बाद। तो ये हमने देखा। तो उसके बाद अगला देखें, कवक वाला। तो कवक मान्यता और संरक्षण क्या हुआ है, तो असल में वैज्ञानिक लोगों को छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है। तो हुआ क्या, उनने कहा कि भाई तुम लोग साइंस पढ़ते हो तो साइंस गलत तरीके से पढ़ते हो। तो साइंस कैसे गलत पढ़ते हैं कि साइंस में हम जब डिवाइड करते हैं तो एक कह देते हैं फ्लोरा है और एक कह देते हैं फौना है। तो यही तो पढ़ देते हैं हमें, एक है फ्लोरा और एक है फौना। मतलब फ्लोरा मतलब फूल वाली चीज़ है, मतलब वनस्पति। फौना मतलब प्राणी जीव वाली है। तो ये देखा हमने, फ्लोरा फूल वाला और फौन किसके पास आएगा, प्राणियों के पास। तो फौना प्राणी जीव जंतु ये वाले। तो इनमें दो में डिवाइड करते थे अभी तक हम। अब क्या हुआ इसमें कि वैज्ञानिकों ने ये कहा है फंजाई एक फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन ने सोचा ये गलत बात है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा जीव भी है, मतलब जीव का मतलब है एक कवक ऐसा होता है जो क्या करता है, पूरे वायुमंडल से लेके पूरे पृथ्वी को चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो उसे अलग नाम दिया जाए ना, मतलब इज्जत दी जाए। मेन बात है कि इज्जत दी जाए, तो कवक वर्ग कर दिया जाए। तो इसी वजह से तो ट्रिनिटी मतलब कर देना, 3 समूह में पृथ्वी का जीवन बांटा जाता है। तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा, अब हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ा करेंगे, फ्लोरा है, एक फौना है। अब यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ फ्लोरा। तीसरा भी याद रखना है आपसे, फंगा। तो फंगा मतलब फंगई। तो फंगई कवक जिसके बारे में, तो 3 समूह पृथ्वी के ट्रिनिटी कहा जाता है। मतलब फंगई भी उतनी ही ज़रूरी है जितना फ्लोरा और फौना है। तो मेन इन लोगों का ये कहना था। तो फंगई क्या होता है, अब इसे थोड़ा देखते हैं। फंगई ना तो पौधा है, असल में ये पौधा भी नहीं, कि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ना तो ये पौधा है पूरी तरीके से, ना ये जानवर है पूरी तरीके से। इसी वजह से तो अलग अलग करते हैं फ्लोरा और फौना। तो ये तो अब क्या होगा, ना ये पौधा है ना ये जानवर, अपना भोजन निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भोजन निर्माण करेंगे नहीं भाई ये। तो कवक होंगे, फंगई भोजन निर्माण कर नहीं सकते, इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक HETERO, हेट्रो से याद कर लेना, हेट्रो है तो इनकी हट होती है क्या कि ये खाना नहीं बनाएंगे। तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हट है इनकी, खाना नहीं बनाएंगे। तो ये खाना नहीं बनाते। इनका पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अक्सर जो होता है माइकोराइजा से संबंध होता है। एक इनका संबंध किससे जोड़ते हैं, माइकोराइजल से। तो ये हमने देखा, और माइकोराइजल, और इन्हें डिकम्पोजर औषधि में उपयोग करते हैं। मेन बात है, अगर इतना जरूरी वैज्ञानिकों ने कहा अलग से पढ़ो तो कुछ काम तो होगा। एक तो ये क्या है, डिकम्पोजर है। तो डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि ये अपघटन कर देते हैं। अपघटन, सड़ा गला, अगर सोचो एक जीव मर गया, पत्ते डले हैं, अब पत्ते सड़ी नहीं रहे हैं पृथ्वी पर, सोचो लाखों सालों में कितने पत्ते गिर जाते, पूरा पृथ्वी पत्तों से ही गिर जाता। तो डिकम्पोज कर देते हैं। अब कोई जीव है मरा हुआ, उसे सड़ा देंगे, गला देंगे, डिकम्पोज। और जैव अपघटन करते हैं, औषधि पौधों के रूप में ये काम करता है। तो ये देखा हमने। तो फंगई के बारे में होगा, तो फंगई की जो खोज की थी वो व्हीटेकर के द्वारा की गई थी। मतलब व्हीटेकर द्वारा उन्हें 5 जगत में बांटा गया था।
मतलब जानवर बांटे जाते हैं। तो फंगई प्रस्तावित जीवों के 5 जगत में से एक है। 5 जगत होते हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, ये वाली चीज़ें। तो व्हीटेकर ने बांटा था, उन 5 जगतों में फंगई को नाम दिया था। ये एकल कोश की होते हैं। अब सोचो नाम ऐसे छोटा है, मतलब इनका इज्जत कहाँ से मिले, छोटे से तो है ही है। छोटे का मतलब क्या है, ये जो शुरुआती जीव होते थे एकल कोश की, तो उस श्रेणी में आते थे। तो अभी तक फ्लोरा फौना, बड़ी चीज़ों को ही तो इंसान ज़्यादा देखेगा, मतलब फ्लोरा फौना दिख रहा है तो कह दिया चलो ये भी दोनों में शामिल है। अब क्या कहा इनने कि भले ही ये एक कोश की जीव हो, और पर इनमें बहुत मतलब जटिल बहुकोशिकाएं भी होती हैं। साथ ही ये मेन चीज़ है कि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में और आर्कटिक तक क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, मतलब हर एक जगह पाए जा रहे हैं आर्कटिक तक। अब इनकी विशेषताएं देखें, इनमें काइटिन की भीतरी कोशिका भित्ति होती है। अब सोचो पौधे नहीं है ये, और जानवर भी नहीं है एक तरीके से, पर दोनों के गुण कैसे पाए जा रहे। पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, सेल बॉल, दीवार होती है ना कठोर सी। तो पेड़ होता है बहुत मजबूत, पेड़ होता है नीम का पेड़, उसमें अगर हम मुक्का मारेंगे, कुछ मारेंगे, उनकी बाहर क्या होती है, बॉल होती है, वो मजबूती प्रदान करती है, तभी तो पेड़ खड़े हैं। तो वॉल दीवार है, दीवार में जैसे होगा, तो इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। पोषण का तरीका अभी देखा हमने, हेट्रोट्रॉफिक होते, दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये वाली चीज़, बॉडी स्ट्रक्चर एक बहुकोश की और ढीले ऊतक हो जाते हैं इनमें। तो ये देखा उसमें महत्व क्या होता है। माइकोराइजा अभी देखा था, उनसे संबंध इनका जोड़ा जाता है। तो माइकोराइजा ये पौधों के जड़ों में परस्पर लाभकारी संबंध बनाते हैं, मतलब पौधों की जड़ों के साथ रहेंगे। तो ये वाली पौधों से कहेंगे हमें अपना खाना दे, तुम खाना तो बनाते नहीं है, और जिससे इन क्या होते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि होती है। ये पौधों की जड़ों में रहेंगे, ये पौधों को पोषण देंगे, पौधा इन्हें खाना दे देते हैं। तो कार्बन संचित करना, अब पौधे को तो यही करना है, कार्बन चाहिए होता है, पौधे तो कार्बन ही लेते हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन चीज़ें, तो ये कार्बन को संचित करते हैं, क्योंकि डिकम्पोज कर रहे हैं ना, हर चीज़ को सड़ा रहे, गला रहे, तो कार्बन संचित करते, कार्बन का भंडार कर देते। अब सोचो पर्यावरण के लिए कितने अच्छे हैं ये, कार्बन का भंडार कर रहे हैं ये। तो ये देखा, अपघटन कर देंगे, अपघटन के बाद ह्यूमस में बदल देते। ह्यूमस पौधों ने ले ली, पौधों ने कहा तुम बड़े मज़े से रहो हमारे जड़ों में और आराम से खाना लेते रहो। तो ये वाली चीज़ें। उसके बाद है जो है माइको रेमिडिएशन। माइको रेमिडिएशन का मतलब जो प्रदूषण होते हैं उनका अपघटन कर दे। प्रदूषण है, कोई केमिकल है, कोई चीज़ है, उसे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तो क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये औषधियों में कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें यूज़ होता है, जैसे कि सबसे फेमस एंटीबायोटिक जितनी भी हम लेते हैं, पेनिसिलिन तो सब लेते हैं, तो ये मतलब पेनिसिलिन वगैरह सबने नाम सुना होता है। तो ये बात। उसके बाद है साइकोथेरेपी, तो साइकोथेरेपी में भी ये यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। उसके बाद है IUCN वगैरह इन संगठन है जो कवक पर पहले से ध्यान देते हैं। अब जो मेन लाइन है वो ये इसमें दिख रही है, जो आम कभी बुक वगैरह में ही कम दिखती है, कि चिली एकमात्र देश ऐसा है जो अपने संरक्षण में कवक को भी संरक्षण देता है। जैसे हमने क्या पढ़ा 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, क्या नाम है इसका, वन्य जीव। ऐसे ही 1980 में दिखेगा हमें वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे वन के जीव को संरक्षित कर रहे हैं, यहाँ पे वन को संरक्षित कर। कभी ऐसा देखा कवक संरक्षण अधिनियम, तो नहीं आया। पर चिली एक ऐसा देश है कि चिली ने कहा कि हम कवक को भी क्या करेंगे, संरक्षण देंगे। तो ये वाली चीज़ चिली के बारे में याद रखनी है। तो ये देखा। उसके बाद अब इनको देखें, जैसे जगत होते हैं तो 3 जगत बटेंगे ना, एक होता है कौन सा, फ्लोरा, फौना, और इसके बाद है फंगई आ गया। तो जो फ्लोरा है फूल वाला, वो प्लांट ही होते हैं, इसमें प्लांट ही होते हैं, सारे प्लांट ही होते हैं। और जो फ्लोरा होते हैं इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, वनस्पति वाले होते हैं, मतलब वनस्पति वाले हैं। तो ये प्राथमिक उत्पादक जैसे घास वगैरह जो सबसे पहले उत्पादन करते हैं। उसके बाद प्राणी आता है, प्राणी मतलब एनिमल, तो एनिमिलिया में आ जाता है, मतलब फोना वाले। तो इसमें क्या होगी, शिकार प्राणी तो हम हैं ही। कवक देखा, कवक जो क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, अपघटक डिकम्पोजर। इसमें आते क्या है, कवक में जो फंगई वर्ग बनाएंगे तो वर्ग में कोई जीव तो डालने पड़ेंगे, कवक तो फंगई तो कह देते हैं बड़ी टर्म। तो इसमें 3 चीज़ों को हम याद रख सकते हैं, मशरूम, फफूंद और खमीर, ये सब फंगई हैं। तो मसरूद, फफूंद और खमीर, ये देखा हमने। तो फंगई के बारे में हमें चीज़ें पता चली। अब इनमें क्या, इनमें हमने देखा कोशिका भित्ति तो होती है, इनमें कोशिका भित्ति, सामने दीवार थी ना, मतलब इनके ऊपर। क्या इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल रहित होते हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जो फंगई होते हैं कवक, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण करेंगे, नहीं करेंगे भाई प्रकाश संश्लेषण, क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में चाहिए क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो चाहिए वो इनमें नहीं होता है, तो ये इस वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो ये मृत जीवों को खाएंगे, मतलब मृत को, अपशिष्ट को बना देंगे, उन्हें नहीं खा लेते हैं। पेड़ के नीचे रहते हैं तो घर चाहिए ना इन्हें, तो पेड़ के नीचे जड़ों में डले रहते हैं, तो इन्हें घर भी मिल जाता है। तो ये वाली चीज़ आ जाएंगी। उसके बाद है, अब एक टर्म अभी देखी हमने, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा ये भी वही फंगई जो होती है, फंगी जड़ों के साथ मिलकर जब पोषण प्रदान करते हैं, तो इन्हीं फंगई को क्या कह देते हैं, माइकोराइजा वाला कह देते हैं। तो ये भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद है, तो
उसके बाद अगला जो टर्म आर्टिकल है वो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका क्या मतलब हुआ है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का, कि अब है यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम, और जो मैप प्रोग्राम के तहत कोलंबिया सहित कई देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया, मतलब शामिल किया। तो यूनेस्को क्या करता है, ये यही काम तो करता है पर्यावरण वगैरह के लिए। तो यूनेस्को ने क्या किया, अब यूनेस्को एक तो सांस्कृतिक क्षेत्र भी देखता है, जैसे हम कहते हैं ना यूनेस्को की विश्व धरोहर में सांस्कृतिक धरोहर में शामिल हो गए, तो ऐसी चीज़। तो यूनाइटेड नेशन शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका नाम होता है क्या, यूनाइटेड नेशन, यूएन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम आसान सा ही है इसका। यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चलता है मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब मानव और पर्यावरण एक तरीके से के सहित, मतलब इसमें क्या है 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया और संरक्षण दिया है। तो ये हमने देखा। तो मैन एंड बायोस्फीयर एक नाम याद रखना है MAB, क्योंकि ये बहुत काफ़ी सालों से चल रहा है। अब 2-3 संगठन आए, हालांकि ये संगठन पीछे इसमें लिस्ट दी है आगे चल के, पर इन्हें थोड़ा हम यहीं समझ लेते हैं। पहला है एक यूनेस्को। अब यूनेस्को कब बना, यूनेस्को बना था 1945 में। यूनेस्को कब बना था 45 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। तो मुख्यालय इसका कहाँ है, पेरिस में है। तो एक चीज़ याद रखना है, पेरिस में। यूनेस्को है भाई सांस्कृतिक कल्चरल है। पेरिस वैसे ही थोड़ा फेमस कंट्री, मतलब वो है इस जो है पेरिस वाला, मतलब सिटी फेमस है ना, तो कल्चर वगैरह के लिए, तो ये वाली चीज़ याद। तो पेरिस बना, ये बना। यूनेस्को में क्या आता है, यूनेस्को क्या करता है, शिक्षा हो, विज्ञान हो, मेनली है विज्ञान भी है, संस्कृति कल्चर, इन सब के शांति और इन्हें बढ़ावा देने की बात करता है। साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सुरक्षा करता है। जैसे पुराना ताजमहल है, ताजमहल कोई भी पुरानी चीज़ है जो वर्ल्ड हेरिटेज है, उन्हें संरक्षण के लिए कोशिश करेगा। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संरक्षण की बात करता है। साथ ही पर्यावरण की संरक्षण भी तो करेगा। तो उसी दौरान बायोस्फीयर रिजर्व और जो नेचुरल जो संरक्षण होता है वो भी देता है। भारत में कोई चीज़ें शामिल ना, बहुत शामिल है। जैसे शुरुआत अजंता एलोरा सही हो जाई, काजीरंगा है, ठीक है, अजंता एलोरा, काजीरंगा, सुंदरवन, ये है। इसमें आगे लिस्ट दी है जितने भी हैं। तो ये देखा हमने। उसके बाद हमें देखा, तो ये हमने देखा मैन एंड बायोस्फीयर। मैन यूनेस्को का देख लिया। अब मैन एंड बायोस्फीयर है। तो मैन एंड बायोस्फीयर 1971 में। तो मैन मैप कब आया था, मैप आया था 1972 में। तो जब भारत में क्या हुआ था, भारत में 1972 में एक्ट आया था ना वन्य जीव संरक्षण, उससे पहले कहीं दुनिया में कोई काम तो चला होगा, तो यही मैप हुआ था। तो मैप 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है, लोगों और पर्यावरण, मैन एंड बायोस्फीयर है, लोगों और पर्यावरण के बीच दोनों को समायोजन करना है। तो ये सी भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्वों में से 12 यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्वों में से 12 को, जो इनका ये अलग नेटवर्क है, इसी की तो चर्चा कर रहे हैं, ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें 11 नए जोड़े गए हैं, पर टोटल कितने हो गए, 136 देशों में 700 से ऊपर है। भारत के कितने, भारत के 18 में से 12 हैं यूनेस्को के, मतलब टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 यूनेस्को वाले में। तो ये देखा। इस कार्यक्रम के तहत नीलगिरी सबसे पहले शामिल हुआ था। तो इंपॉर्टेंट रहेगा मैन एंड बायोस्फीयर के लिए सबसे पहला कौन सा, नीलगिरी। तो इंसान ने पहले नीले कपड़े पहनते थे ना, मतलब नील हम यूज़ करते थे, तो ऐसा यूज़ हो जाएगा। मैन है वो बायोस्फीयर, मतलब पर्यावरण से क्या लेता है, नील लेता है और वो कर लेता है, क्योंकि नील की खेती होती है। तो कुछ ऐसा याद करना है, मतलब मेन बात है, क्योंकि वहाँ पे देगा क्या, काजीरंगा सबसे फेमस दे देगा, अजंता एलोरा कुछ भी ऐसा दे देगा। नीलगिरी सबसे पहला था, बिल्कुल था, क्योंकि सबके आंसर अलग अलग होते हैं। किसी मामले में अजंता टॉप पर रहेगा, किसी मामले में काजीरंगा आएगा। तो इस वाले में क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर वाले में नीलगिरी रहेगा। तो ये याद रखना। उसके बाद इन सीटू अभी हमने देख ही लिया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो इन सीटू होते हैं। तो चूंकि अब हमने मैप देख लिया, मैप क्या कर रहा था, संरक्षण करना था। अब एक नया हमें टर्म मिला, वो नया टर्म है बायोस्फीयर रिजर्व। इसे समझते हैं, नाम है इसका बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व, इसका क्या मतलब हुआ है, जैव विविधता के संरक्षण के, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे क्षेत्र होते हैं, मेंस के लिए डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, मेंस में डेफिनेशन भी आ जाती है कि जैसे कि ये क्या है बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम क्या कहेंगे, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और सामुदायिक और स्थानीय, जैव विविधता के संरक्षण और स्थानीय समुदायों
के सतत विकास का प्रयास है, स्थानीय समुदायों के सतत विकास का प्रयास है, सतत विकास का एक प्रयास है। अब इन्हें की टर्म देखते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, कोई भी पर्यावरण की संस्था होगी जैव विविधता का संरक्षण करेगी। फिर इसमें एक शब्द देखा हमने बायोस्फीयर रिजर्व है ना, तो बायोस्फीयर मैप के अंतर्गत आता है, तो स्थानीय समुदाय भी तो उसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि किसी क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखना है तो इंसानों की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्थानीय समुदाय मतलब जनजाति, इनके साथ सतत विकास करना है। अब सतत विकास क्या हुआ कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि जैव विविधता भी बनी रहे और जो स्थानीय समुदाय उनकी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें वन से। तो ये चीज़ें देखी। तो बायोस्फीयर रिजर्व हमने देखा। अब बायोस्फीयर रिजर्व इतना ही थोड़ी ना होता है, हमने पहली चीज़ देखी जैव विविधता के संरक्षण और मानव के साथ मतलब जो स्थानीय समुदाय उनके साथ सतत संरक्षण करना ही क्या है, सतत विकास का मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन है। अब इसमें बायोस्फीयर रिजर्व इतना तो है नहीं, तो इसे एक और एमए से समझते हैं। इसे 3 भागों में बांट देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। जो बीच वाला एरिया होता है इसे कोर जोन कहते हैं। कोर जोन का मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा Z++ सिक्योरिटी एक तरीके की है, पूरा सर मानव हस्तक्षेप, मानव कोई जा सकता है, जनजातियाँ ही क्यों नहीं हो, कोई नहीं जाएगा इस एरिया में। दूसरा एरिया में देखा ये वाला एरिया, ये कहलाता है बफर स्टेट। तो बफर जोन है ये, यहाँ पे क्या हो सकता है, रिसर्च R&D हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, शिक्षा एजुकेशन के लिए खोला जा सकता है। कोई अब जाए रिसर्च करने, तो जानवरों को भाई अगर रखना है तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना, और शिक्षा के लिए किताबों में नोट्स बनवाने हैं तो ये वाले के लिए। तीसरा ये ट्रांजिशन जोन, तो ये कहलाता है ट्रांजिशन जोन। तो ये तीनों देखें। अब ट्रांजिशन जोन लास्ट वाला जो दिख रहा था मैं, इसमें क्या होता है, स्थानीय समुदाय अपने रह सकते हैं। जो स्थानीय समुदाय हैं वो कौन से में रह सकते हैं, तो ये वाला। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी हैं। उसके बाद अब समझ में आ गया ये बायोस्फीयर रिजर्व तो स्थलीय हो, तटीय हो, समुद्री हो, इन सबके प्रतिनिधित्व कर देता है। तो बायोस्फीयर कोई छोटी टर्म नहीं है, इसमें स्थलीय, जल, वायु मतलब जो ऐसा चित्र बनता है ये है बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें स्थल, जल और क्या नाम तटीय सारे चीज़ें इसमें जुड़ जाएंगी। तो ये देखा हमने। इसमें 3 मुख्य क्षेत्रों से मिलकर बना होता है, कोर एरिया, बफर एरिया, ये भी देखे। कोर सबसे सख्त नियम वाला होता है। अब ये भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो अभी देखे यूनेस्को में कितने 12 ही तो हैं, यूनेस्को में 12, यहाँ यही तो लिखा था, यूनेस्को में कितने 12 हैं और टोटल भारत के 18 हैं। तो उनमें से जो मेन है वो यहाँ पे सब लिख दिए गए हैं, शायद 12 ही होंगे, तो 12 वाले। जैसे इनमें से कुछ कुछ हम देख लेते। कंचनजंगा, ये क्यों फेमस है, मिक्स वाला है। जो कंचनजंगा ये मिक्स है, पर्यावरण और संस्कृति दोनों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं तो उनका कल्चर अलग है। तो सांस्कृतिक और पर्यावरण है ये हिमालय में चूंकि, तो पर्यावरण सांस्कृतिक का ये मिक्सर वाला है कंचनजंगा, क्योंकि भारत में एक ही ऐसा है, तो ये याद रखना है। उसके बाद मानस है, डिब्रू सैखोवा है, देहांग दिबांग है, नौक्रेक है, सुंदरबन है, सिमलीपाल। जो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल इकोनॉमी पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में वही चीज़ें हैं, एक भी इसमें नया तो होता नहीं है, तो वही है। अब जैसे इनमें एक दो जो कन्फ्यूज कर सकते हैं वो ऐसा कोल्ड डेजर्ट। अब जब को देखेगा कोल्ड डेजर्ट और उत्तर होगा जम्मू कश्मीर भी या लद्दाख भी, तो लगेगा कोल्ड डेजर्ट शायद ज़्यादा ऊपर हो, पर कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में नाम ही है हिम प्लस आंचल, तो हिम का है बर्फ़ ही बर्फ़, तो वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। नंदा देवी, कक्ष, ये सारी चीज़ें फेमस। एक है अचानक मार अमरकंटक। अब अचानक मार अमरकंटक जो दिख रहा है वो हमें कहाँ दिख रहा है, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। तो छत्तीसगढ़ वाला एरिया और MP वाले एरिया, इस वाले एरिया में जो होता है वो है अचानक मार अमरकंटक, MP और छत्तीसगढ़। तो कैसे याद रखेंगे, एक इधर व्यक्ति है MP में और एक व्यक्ति है छत्तीसगढ़ में, तो अचानक मार के एक इधर चला जाएगा, अचानक मार के इधर, तो बॉर्डर पे है, चूंकि पता ही नहीं चलेगा किसने मारा, तो याद हो जाएगा ना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। वैसे मानते किसे हैं, छत्तीसगढ़ में थोड़ा ज़्यादा, तो ये वाला है। उसके बाद है नीलगिरी। नीलगिरी तो तीनों में है ये, जैसे अचानक मार है वो वैसे ही नीलगिरी, ये तीनों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। उसके बाद है अगस्त मलाई। तो मलाई वाले जो कहाँ जाएंगे, केरल वाले एरिया में आ जाएंगे। तो मलाई वाला कहाँ जाएगा, केरल वाले एरिया में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये क्योंकि केरल वाले में हमेशा व्यापार होता रहा है, हज़ारों सालों से व्यापार होता रहा है, तो इन लोगों ने खूब क्या कहेंगे हम, ट्रेड की मलाई खाई है, मतलब खूब फ़ायदा लिया है, तो अगस्त मलाई वाला हो जाएगा। उसके बाद है एक है ग्रेट निकोबार। निकोबार आइलैंड पे क्या है, ग्रेट निकोबार। एक है शेषाचलम। शेषाचलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अंधेरा है, कुछ शेष है नहीं है, शेषाचलम है, तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सब के सब हमने लगभग देख लिए। उसके बाद देखें अगला है कि अगला आया है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, इकोसिस्टम जोन वाला। एक और टर्म इसमें संबंधित, क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन आएगा ना, तो इससे संबंधित, और ये दोनों आर्टिकल सेम से ही, तो एक चीज़ और आ जाती है। एक हमने अभी तो देखा बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा एक नेशनल पार्क भी तो होता है। तो इनमें क्या अंतर होता है, ये बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा क्षेत्र होगा। ये कैसा क्षेत्र होगा, जैसे पूरे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दे, बायोस्फीयर बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें से अब जो जैसे हमने देखा था कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया, तो जो कोर एरिया यही नेशनल पार्क है, बाकी जो एरिया है पूरा मिलके बायोस्फीयर। तो ये क्या होता है कि
जो बीच वाला एरिया जो हमने देखा था यही नेशनल पार्क है, यही कोर एरिया है। बाकी ये बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर बड़ा होता है, ये याद रखना है। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, एक और अंतर कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये घोषित करता है कौन, यूनेस्को, जबकि केरल जो क्या नाम है नेशनल पार्क है वो घोषित करता है भारत की सरकार। तो ये भी अंतर कह सकते हैं, भारत की सरकार, तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है अगला बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह का भी हमें पता चल गया। नेशनल पार्क, अब नेशनल पार्क बनते कौन से हैं, तो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट था हमारा नेशनल पार्क के लिए, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था 1972 वाला, उसी के तहत ये बनते हैं। वैसे भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो ये बताना है। मान लो कौन सा होगा भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, तो वो था जिम कॉर्बेट वाला नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में, कब बना था, 1936 में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में था, और तब ये हैली नेशनल पार्क जाना जाता, तो हैली वाला हो गया। तो ये है जो मेन वाला है। उसके बाद अगला जो अब आर्टिकल देखते हैं, अब है अगला इको सेंसिटिव जोन। अब दिख ही रहा है सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन। तो ये कैसा जोन होगा, सेंसिटिव होगा। तो केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए संवेदनशील पश्चिमी घाट क्षेत्र के संरक्षण के पर कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कहने का क्या मतलब हुआ, ये हुआ कि भारत का पश्चिमी घाट है ये वाला एरिया, अब इसे चूँकि ये पश्चिमी घाट है और ये हमारा हॉटस्पॉट भी है, और ये भारत की सबसे जैव विविधता वाले स्थलों में जाना जाता है। तो यहाँ पे कई सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं, जैसे एक रिपोर्ट जिसमें चर्चा की गई है वो है कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। तो ऐसी कई सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं। अब कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने ये कहा था भाई इस एरिया को संरक्षित कर दो, मतलब डेवलपमेंट वगैरह ज़्यादा मत करो, इसे संरक्षित करके रखो। ऐसा और भी रिपोर्ट है, नीचे देखेंगे। अब तो अब कर्नाटक सरकार ने कह दिया नहीं, कुछ नहीं है, हम डेवलपमेंट करेंगे। तो संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण की कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कर्नाटक सरकार ने। तो ये वाली चीज़ आई थी। तो पहले देखते हैं इको सेंसिटिव जोन। सबसे पहले इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। 1986 में एक अधिनियम आया था, याद हो तो, कौन सा अधिनियम था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इको सेंसिटिव इसमें कौन सा अधिनियम था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, 1986 में आया। इसी के तहत जलवायु मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। तो जब पर्यावरण अधिनियम आया था उसके तहत, अब यहाँ पे कंफ्यूज क्या होंगे 1972 के एक्ट से, मतलब एक्ट से, या 1980 के एक्ट से, क्योंकि वन्य जीव का था, ये वन का था। पर सोचो इको सेंसिटिव जोन तो पर्यावरण का होगा ना, ये एक्ट केवल वन्य जीव का है, ये जानवरों के लिए है, और ये वाला पेड़ पौधों के लिए। और जबकि इको सेंसिटिव जोन पूरे पर्यावरण को दर्शाता है। तो पर्यावरण का एक्ट कब आया था, 1986 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये याद रखना। तो इको सेंसिटिव जो जोन होगा वो कब आया था, 1986 की डेफिनेशन के तहत। तो ये हमने देखा। अब ये कौन सा एरिया होगा इको सेंसिटिव, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, मुख्य उद्देश्य कि वही सेम इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का संरक्षण करना। तो ये देखा हमने। उसके बाद है यहाँ पे जैसे कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी चीज़ें हैं। पहाड़ी इलाका, थ्रेटन्ड स्पीसीज जो होती हैं, मतलब जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ, उन सब के क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। अब ये करता क्या है इको सेंसिटिव जोन, अगर किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन अगर घोषित कर देंगे तो वहाँ पे खनन, इंडस्ट्री, बड़े निर्माण प्रोजेक्ट, मतलब बड़ा बड़ा कोई कुछ बना रहे, बड़ा निर्माण प्रोजेक्ट, कटाई, कौन सी कटाई, वनों की कटाई, ये सब पर क्या होता है, प्रतिबंध लग जाता है। क्या लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा। और स्थानीय लोग जो होते हैं, अब जनजाति लोग जो रहते हैं, स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखकर यहाँ थोड़ी बहुत उन्हें अनुमति होती है। अब जनजाति रह रही तो उन्हें कैसी अनुमति होगी, थोड़ी अनुमति होगी, उन्हें लकड़ी वकड़ी ले आए। तो ये सब है भारत में इको सेंसिटिव जोन में। देखें अगर पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है मेन प्री में, कि पूछा है भारत में इको सेंसिटिव जोन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सोचो तो कौन सा सबसे बड़ा हो। अब 3 ऑप्शन देता हूँ। भारत में जो भारत का अगर मैप देखें तो भारत में हॉटस्पॉट ही है। तो ये वाला हॉटस्पॉट है, ये हॉटस्पॉट, ये और ये 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हो गए। अब इनमें से इको सेंसिटिव जोन को चुनना हो, सबसे बड़ा इको सेंसिटिव जोन कौन सा होगा। तो ऑप्शन है पहला ये वाला, एक वेस्टर्न घाट, एक दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये है। तो कौन सा हो सकता है। तो अभी चूंकि हम यही पढ़ रहे हैं पश्चिमी घाट, तो चांस होंगे ना इसी के ज़्यादा बड़े होने, मतलब इसी के होने के। तो पश्चिमी घाट जो है यही भारत का सबसे बड़ा ESA है, इको सेंसिटिव एरिया है। तो ये वाली चीज़ हमने देखी। इसके बाद जो होता है वो हिमालय और सुंदरबन वाला एरिया आ जाएगा। तो ये हमने देखा।
अब देखो तो अब समझ में आया हो कि क्या है, कस्तूरी रंगन ने कह दिया था संरक्षण करो, कर्नाटक सरकार ने कह दिया नहीं करेंगे हम विकास करेंगे, तो ये वाली चीज़ है। तो समिति ने इसने सिफारिश दी थी कि भाई 37% जो क्षेत्र है मतलब इस पश्चिमी घाट का, उसे ई से घोषित कर दो। कितना? 37%। बाकी पे कर लो मतलब योजना, 37 पे मत करो। प्रस्ताव का अब जहाँ हिस्सा कहाँ रहा था, मतलब 37% अगर देखें तो 37% में मान लो जो 10-15% था वो तो केवल कर्नाटक में ही था। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्थान था, कर्नाटक ने ये मना कर दिया है अभी। तो ये है। तो अब इसके बारे में देखें, ईएसए के बारे में तो पर्यावरण नीति 2006 में इसे परिभाषित किया गया। ईएसए बने 1986 के तहत ही थे, पर जो परिभाषित करा ब्रॉड थोड़ी डेफिनेशन दी जाएगी तो 1986 के तहत ये दी जाएगी। और ये देख ही लिया अभी मैंने बताया कि ये पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम 1986 के अंतर्गत इन्हें अधिसूचित किया गया था, ये याद भी रखना। उद्देश्य क्या होंगे, सारे उद्देश्य देख लिए। की कुछ मतलब गतिविधि वगैरह को रोक दिया जाएगा। 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, प्रतिबंध लगा देंगे, विनियमित करेंगे, अनुमति दे सकते। अनुमति अभी देखा किसे अनुमति देंगे, स्थानीय जनजातियों को, डेयरी फार्मिंग वालों को, बागवानी प्रथा को, ऐसे लोगों को देंगे। अब देखो पश्चिमी घाट के बारे में, ये पूरा एरिया पश्चिमी घाट का तो यही एरिया हरा रहा, पर ये यहाँ पे पूरे पे क्यों मैप है, क्योंकि यहाँ है नदियों का, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ इस एरिया में बहती हैं, तो ये पूरा बता दिया गया है। अब पश्चिमी घाट तो ये है, पश्चिमी घाट की देखें जो क्वेश्चन मतलब जो पॉइंट है, एक तो यहाँ पे दर्रे बता दिए, पालघाट, थालघाट, भोरघाट। तो ये सारे दर्रे इधर ही महाराष्ट्र में ही मिल जाते, थालघाट, भोरघाट और पालघाट नीचे। तो ये दर्रा है यहाँ पे। उसके बाद ऊंचाई देखें तो अब ये अच्छा क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी का। अब बताओ जैसे हिमालय में हम कहते हैं 2 क्वेश्चन होते हैं, हिमालय में पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर चौड़ाई घटती है कि चौड़ाई ज़्यादा होती है। वैसे ही है यहाँ पे कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर ऊंचाई बढ़ती है कि ऊंचाई घटती है। अब ये बताना है कि यहाँ से गुजरात से जब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ेगी कि घटेगी। तो अगर सोचो नहीं पता भी है, लॉजिक लगाओ। नीचे की तरफ हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे अनाई मुड़ी, डोडा बेटा, ये सब नीचे की तरफ ही तो पढ़ रहे हैं। तो नीचे अगर पढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि नीचे की तरफ लंबाई क्या मतलब ऊंचाई है जो पहाड़ की वो बढ़ती जा रही होंगी। तो वही चीज़ है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुड़ी है। वन 4 प्रकार के वन यहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार, अर्ध सदाबहार, अर्ध पर्णपाती वन। मेन है जो कन्फ्यूज करेगा वो कहेगा शुष्क पर्णपाती वन। लगेगा इस एरिया में इतनी बारिश होती है तो शुष्क पर्णपाती वन कैसे पाए जा सकते हैं। पर ये वाला एरिया सोचो, ये भी तो थोड़ा पश्चिमी घाट का है, मतलब पश्चिमी घाट का थोड़ा एरिया, तो वहाँ पे शुष्क पाए जाते हैं। मेन बात ये है कि याद रखना शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं और पाए जा सकते ही हैं। कोई भी चीज़ पे मना कैसे हो सकता है, मतलब इस एरिया में कितनी भी होती है कुछ तो ऐसे होगी ना जगह। तो ये खनिज कौन से मिलेंगे, तो ये एरिया जो हमें दिखता है, ये एरिया दिखता है हमें कोयला के लिए मेनली। गोंडवाना का 95% कोयला तो यहीं है, तो ये कोयला का एरिया। पर जब हम लोहा देखते हैं तो एक तो उड़ीसा में भी मिलता है लोहा, पर इस वाले एरिया में कर्नाटक लोहे के लिए फेमस है। तो लोहा, मैग्नीज और बॉक्साइड ये तीनों इस एरिया में मिलते हैं पश्चिमी पूरे घाट में ही। तो ये देखा हमने। बाकी यहाँ पे जो चोटियाँ वगैरह ये तो ज्योग्राफी वाला है ये। अब विश्व में 8 सबसे जो जैव विविधता वाले स्थल है उनमें से 8 में से ये सब जो मतलब 8 में एक स्थान इस पश्चिमी घाट का भी आता है। अब भारत के कुल भूभाग का मतलब भारत मान लो 100% अगर भारत का एरिया तो 6% ये पश्चिमी घाटी वाला एरिया है। तो ये देखो यहाँ पे भारत की जितनी प्रजातियाँ मिलती हैं ना, भारत में इतनी प्रजाति मछली, उभयचर और स्तनधारी सबका, उनका 30% केवल इसी एरिया में मिल जाता है, मतलब टाइप जो है। 2012 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में घोषित किया था। तो अगर वो कहे कि पश्चिमी घाट को कब घोषित किया गया तो 2012 में। तो ये हमने देखा। उसके बाद है नीलगिरी तहर, लॉइन टेल्ड मकैक। तो अगर करंट फॉलो करते हो आप तो देखा होगा एक लॉइन टेल्ड मकैक। लॉइन टेल्ड मकैक का मतलब है शेर की पूंछ जैसा एक मकैक, मकैक मतलब बंदर टाइप का। तो ये भी इधर मिलता है। और एक हिरण है उसका नाम है नीलगिरी तहर, वो भी यहाँ देखने को मिलती है पश्चिमी घाट में। तो ये देखा हमने। उसके बाद है पश्चिमी घाट में एक विशेष पैनल बनाता है। जैसे अभी तो हमने यहाँ पे नाम बताया ही था कि ये वाला कहाँ गया, गाडगिल वाला होगा। तो गाडगिल वाला ये रहा, कस्तूरी रंगन समिति। एक ये कस्तूरी रंगन समिति को खारिज कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है गाडगिलवादी माधव गाडगिल। तो ऊपर कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट को खारिज किया है, पर केवल एक ही रिपोर्ट थोड़ी ना, तो एक गाडगिल है, माधव गाडगिल समिति। तो ये इसका तो और ज़्यादा एक्सट्रीम है थोड़ा। इसने कहा संपूर्ण क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित कर दो, पूरे एरिया को ही, बस उसमें कुछ टाइप बता दो। जैसे एक वन हो, मतलब यहाँ बहुत सेंसिटिव एरिया हो, कुछ अनुमति ना हो, फिर दूसरा हो, तीसरा हो, इस जगह पूरे को कर दो। उसने तो ये कहा 37% को ही कर दो। तो ये देखा हमने।
अब कस्तूरी रंगन जिसके लिए ये न्यूज, तो कस्तूरी रंगन के लिए ही चर्चा में है। तो कस्तूरी रंगन ने क्या कहा था, उद्योग को कलर कोडिंग की सिफारिश करो, इंडस्ट्री को इस आधार पर बांटो भाई कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। उसके बाद है जो इस पे जो नियम वगैरह बनेंगे उस समवर्ती सूची के तहत बनाए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पे कौन सा है। अब एक बार तो एनजीटी जो अपना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने कहा था भाई नीलगिरी पहाड़ियों पे इको सेंसिटिव जोन घोषित तो करना है, पर कब तक करोगे, समय सीमा भी तो बता दो, जल्दी करो। तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों वाला एरिया हमने देखा, वहाँ पे भी किया गया। अगला है प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इको सर्विस इकोसिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ, प्लेटफॉर्म फॉर ये वाला कि ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जो दिया गया है, मतलब ये जो इको जो मतलब ये जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म ये ब्लू प्लेनेट को पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जापान स्थित असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है, ये IPBES करके। अब इस बार किसे मिला है, ब्लू प्लेनेट, मतलब इस संस्था को मिला है ब्लू प्लेनेट पुरस्कार। तो ये हमने देखा, तो जापान में ये ब्लू प्लेनेट पुरस्कार दिया जाता है, इस बार मिला है जैव विविधता वाली संस्था को। तो ये देखा उसके बारे में, या इस संस्था को मिला है तो इसके बारे में देखें। इसकी स्थापना 2012 में IPBES है जो जैव विविधता का जो है, ये 2012 में पनामा सिटी में इसकी स्थापना की गई थी। पनामा सिटी का है जो अमेरिका में है, नॉर्थ और मध्य अमेरिका के, मतलब जो अमेरिका देखते हैं ना, अमेरिका में नीचे की तरफ जो मिलता है, तो वो है पनामा सिटी। उसके बाद है जैव विविधता, इन सबको देखा। यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है, कहीं लिखा है इसमें UN नहीं है, तो यूनाइटेड नेशंस की नहीं है, पर उनके सचिवालय में सेवाएं देते हैं, मतलब कोई काम पड़ जाए तो ये जा सकते हैं। भारत है, बिल्कुल है, भारत सदस्य। पर्यावरण वाली चीज़ों में तो भारत तुरंत सदस्य बन ही जाता है। तो ये हमने देखा। उसके बाद है अगला, वन्य जीव पर्यावास का एकत्रीकृत विकास। तो वन्य जीव पर्यावासों का एकत्रीकृत विकास, तो वन्य जीव के हैं, वन्य जीव के पर्यावासों के लिए। तो इसमें ये दिया है 15वें वित्त आयोग के लिए वन्य जीवों का एकीकृत विकास योजना के तहत मंजूरी दे दी गई। मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग जो भी है उसकी अवधि के लिए एक ये डेवलपमेंट की बात करती है। क्या डेवलपमेंट होगा कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मतलब वन्य जीवों के जो पर्यावास हैं, पर्यावास मतलब जंगल, उनका विकास करने के लिए 15वें वित्त आयोग को अनुमति दे दी है केंद्र सरकार ने। तो ये देखा हमने। अब इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, वही केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना होगी, मतलब केंद्र सरकार कहेगी कि हम सबको संरक्षित करेंगे। तो एक अम्ब्रेला योजना का मतलब एक टर्म यूज़ होगी कि हमें क्या करना है, टर्म यही होगी कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हमें डेवलप करना है, मतलब संरक्षित करना। अब उसमें सारी चीज़ें संरक्षित हो जाएंगी, सारे जीव पेड़ पौधे ये सब चीज़ें। तो ये है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर आप बताइए, डॉल्फिन, लॉयन और एलिफेंट ये 92 में आए थे। तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट, एलिफेंट कब आया था, 92 में आया ही था। तो और ये वाला पता ही चल गया। तो ये हमने देखा यहाँ पहले वीडियो में। अब इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लगभग लास्ट वाले 100 पेज तक तो इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद क्या है, इसमें लास्ट के 50 पेजों में चार्ट हैं, जैसे सब नेशनल पार्क के बारे में, सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में। तो ऐसे तो मेन जो शुरुआत के 50 पेज रहेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अब इसके बाद।